जय हिंद बच्चों, सफल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीसेट 2024 में पूछे गए सारे मैथ्स के क्वेश्चन। ठीक है, अभी जो हाल फिलहाल में पेपर हुआ है 16 जून को, तो सारे क्वेश्चंस यूपीएससी सीसेट का क्वेश्चन है। आज आप देखोगे कि भाई यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक वाले हैं, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आपका स्टेटमेंट का है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तक हम बात करेंगे, बेसिक से पूरा हाई लेवल तक बात करेंगे। शुरुआत में हम इजी वाला क्वेश्चन उठाए हैं, उसके बाद एंड में मैंने आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन डाला हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो सीसेट के एग्जाम में अभी पूछा गया है। ट्रिक तो हम बात करेंगे ही करेंगे, साथ में इसका हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे कि भाई किस तरीके से इसका आंसर आता है। कॉन्सेप्ट जहां पर मुझे लगेगा कि भाई कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है, कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे हम। आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। गुणनफल 1 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 4 की पावर 8 इंटू डॉट 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 इंटू 25 की पावर में कितना दिया है, 50 दिया है। ठीक है, में प्राप्त पूर्णांक के अंत में कितने क्रमागत शून्य होंगे, यानी कि शून्यों की संख्या वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है। नंबर सिस्टम से ये क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ये हमने आपको बहुत बार क्लास में कराया है। तो देखो, हमने आपको बताया था कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आपको क्या करना है, 5 की पावर को ढूंढना है। क्या करना है, 5 की पावर को आपको सर्च करना है। ठीक है ना, तो अगर 1 की पावर 2 दिया हुआ है, 1 की पावर 2, 2 की पावर 4, 3 की पावर 6, 4 की पावर 8, तो पावर में दो दो बढ़ रहा है, तो अगला क्या होगा बताओ भाई। अगला होगा 5 की पावर में हो जाएगा हमारा कितना, 10। बात क्लियर है। 5 की पावर 10 होगा तो 10 की पावर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20। क्लियर है बात। 15 की पावर कितना हो जाएगा, 30। 10-10 का पावर का गैप है। ठीक है जी। फिर 20 की पावर कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 40। ठीक है, और 25 की पावर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास 25 की पावर 50 यहां पर दे रखा है, यानी कि 25 की पावर 50 तक हमको आना है। ठीक है, तो 5 की पावर 10, तो जितनी बार 5 उतनी जीरो, यानी 10 जीरो यहां आएगा। 10 की पावर 20, इसमें 20 जीरो आएगा। ठीक है जी। 15 की पावर 30, इसमें 30 जीरो आएगा। 20 की पावर 40, इसमें 40 जीरो आएगा। लेकिन 25 की पावर 50, 25 में 5 कितनी बार है, आप बोलोगे सर 25 में 5 दो बार है, यानी कि यहां जो जीरो की संख्या होगी वो हो जाएगा इसका डबल, यानी कि 50 का डबल हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको आप ऐड कर लेंगे तो 140 प्लस 30 कितने हो गए, 170 हो गया। 70 और 20 कितने हो गए, 190। 190 और प्लस 10 कितने हो गए, आप बोलोगे सर 200 जीरो होंगे। बात क्लियर है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब बोलोगे सर ये 5 का चक्कर क्या है, तो सुनो बेटा, 2 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो 1 जीरो आता है। बात क्लियर। जितनी बार आप 2 लेते हो उतनी बार अगर हम 5 लेते हैं, यानी 2 बार हमने 2 लिया, 2 बार 5 लेंगे, तो ये बात कंफर्म है कि 2 जीरो जरूर आएगा। यहां पर 1 जीरो आया था। लेकिन अगर हम 2 लेते हैं मान लो 3 बार, बात समझ में आया। अब 5 लेते हैं एक बार, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। अगर आप देखोगे तो मात्र कितने जीरो आए, 1 ही जीरो आया। यानी कि जिसकी संख्या कम होती है उतना जीरो आता है। बात समझ में आया। यहां पर 5 की संख्या कम है इसीलिए 1 जीरो आया है। यहां पर दोनों की संख्या बराबर है इसीलिए 2 जीरो आया है। बात समझ में आया। यहां पर दोनों की संख्या बराबर है इसीलिए 1 ही जीरो आया है। यानी कि अगर पावर वाले क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 5 की संख्या हमेशा कम आएगा, ये आप अच्छे से जानते हैं। बात क्लियर, समझ में आ गया। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 6 के दिनों में पूरा करता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, वर्क एंड वेजेस बोल सकते हो आप। पुरुषों की एक निश्चित संख्या एक कार्य को 6 के दिनों में करता है, यानी हमारे पास डेज दे दिया है। कितना दे दिया है, डेज। भाई डेज की संख्या कितना दिया है, आप बोलोगे सर 6 के दिया हुआ है। चलिए तो सुनिए ध्यान से, यहां पे 6 के दिया है। जहां के एक प्राकृत संख्या, यानी के की जगह पे आप 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है पुट करना, आप ऐसे रहने दो। ठीक है, के एक प्राकृत संख्या दिया हुआ है। पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, ये मेन ध्यान रखने वाली बात है, ताकि काम 5 के दिनों में पूरा हो जाए। यानी कहने का मतलब, हम अगर डेज का रेशियो देखें तो भाई 6 के और 5 के का रेशियो है, आपको अच्छे से पता है। यहां से के को आप काट सकते हो। अगर डेज का रेशियो 6 के 5 के है तो मैन का रेशियो क्या होगा बताओ भाई। डेज जो होता है वो मैन का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपको अच्छे से पता है। यानी कि अगर कोई आदमी 6 दिन में काम को किया है
ठीक है, तो इसका मतलब आदमी उसमें कम लगा होगा। उल्टा कर दो, इसको बंद कर दो 5 यहाँ, इसको बंद कर दो 6 यहाँ। ये लॉजिक है। क्यों? कि जो आदमी 6 दिन काम करने में लिया होगा, जो आदमी 6 दिन में काम करेगा, इसका मतलब आदमी उसमें कम होगा। लेकिन जो आदमी एक काम को 5 दिन में ही पूरा कर लिया, इसका मतलब आदमी उसमें ज्यादा होगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको कि मैन जो है, मैन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेज। बोलिए हाँ या ना। या ये भी आप बोल सकते हो कि डेज इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ किसका? मैन का। दोनों 22 वर्षा है। ठीक है, तो इसलिए हमने इन्वर्स कर दिया, यानी कि यहां पर ये लिया 5, इसको बंद किया, यहां पर लिया 6। अब आप बोलोगे सर कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ? आप बताइए। 5 से 6 हो गया, तो परसेंटेज इंक्रीमेंट कितना हो गया? अंतर ले लो ऊपर, अंतर गुने में 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि 20% का इंक्रीमेंट होगा मैन में। बात समझ में आया? 20% की वृद्धि होगी, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। तो मैन फंडा इसका ये है कि मैन जो है डेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सेम डेज जो है वो मैन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप किसी भी काम में आदमी कम लगाओगे, दिन ज्यादा लगेगा। अगर आप किसी भी काम में आदमी ज्यादा लगाते हो तो दिन कम लगता है। सिंपल सा फंडा है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फंडा नहीं है। बात समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे आइए। अब बोल रहा है कि एक घन को 64 समान टुकड़ों में काटना है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर ये क्वेश्चन देखेंगे तो आपका एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, एरिया का क्वेश्चन है, या वॉल्यूम बोल सकते हो। घन है तो वॉल्यूम होगा। ठीक है, एक घन को 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए आवश्यक न्यूनतम कटौती की संख्या ज्ञात करें, यानी कि कट की संख्या पूछ रहा है। सुनिए ध्यान से। अगर आपने एक घन बनाया, ठीक है जी, एक घन हमने बना दिया यहां पर। अब आप ध्यान से समझिए, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको ये बात अच्छे समझ में आना चाहिए। ये हमने घन बना दिया, ठीक है बेटा, ओके। ये हमने क्या किया? घन बना दिया। अब मुझे क्या करना है? इसको 64 समान टुकड़ों में काटना है। 64 समान टुकड़ों में काटना है, तो अच्छे से समझना। 64 समान टुकड़ों में काटने के लिए क्या करना है? अगर हमको, मतलब देखिए, एक तो ऊपर हो गया, एक ऊपर हो गया, इसका फेस कितना होता है? एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, एक इस साइड हो गया, एक इस साइड हो गया, यानी अगर आप देखेंगे तो 4 टोटल फेसेज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम एक की बात करें तो अगर 4 4 चौके 64 हो गया, है ना, यानी 4 गुने 4 गुने 4 करना पड़ेगा। तो 4 टुकड़ा करने के लिए हमको 3 कट लगाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने एक सतह इसकी बात किया, तो इस सतह में अगर हमको 4 टुकड़ा बनाना है तो 3 कट लगाएंगे। 1 कट, 2 कट, और हमने क्या लगाया? 3 कट। ठीक है, सामान करने के लिए 3 कट लगाया। देखिए, अब हम यहां से मिलाएंगे तो हमारा कितना हो गया? 1 कट इधर भी लगाना है, 1 कट इधर भी लगाना है, 1 कट इधर भी लगाना है। जैसे हमने 4 बॉक्स बनाना है, 1 2 3 4, 4 बॉक्स लगाने के लिए 3 कट लगाना पड़ेगा। समझ में आया? अब बोलोगे सर 1 2 3 4, 4 और 4 चौक 16 इधर हो गया, है ना, 16 इधर हो गया, फिर 16 बैक साइड में होगा, 16 फिर नीचे होगा, 16 इस साइड में होगा, यानी कि 16 चौके कितने हो गए? 64 हो गए। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि भाई कट हमको कितना लगाना पड़ेगा? सुनिए ध्यान से। 4 पीस बनाने के लिए 3 कट लगाना पड़ा, है ना। देखो ध्यान से, 4 बॉक्स बनाने के लिए 3 कट लगाना पड़ा। फिर हम 4 बॉक्स बनाएंगे तो 3 कट लगाना पड़ेगा। बात क्लियर? 1 मिनट। फिर हम 4 बॉक्स बनाएंगे तो 3 कट लगाना पड़ेगा, इधर प्लस होगा। अब फिर हम 64 लाना है, मुझे 64 कट ही तो करना है, 64 समान टुकड़ा करना है, 64 समान टुकड़ा आपको करना है। ठीक है, फिर इधर भी कट करोगे, फिर बैक साइड में भी कट करोगे, तो 64 समान टुकड़ों के लिए ये 3 हो गया इसके लिए 4 बॉक्स के लिए, फिर ये 3 हो गया इस 4 बॉक्स के लिए, ये 3 हो गया इस 4 बॉक्स के लिए, यानी कि 64 समान टुकड़ों को करने के लिए 9 कट लगाना पड़ेगा मुझे, तब जाके 64 समान टुकड़ा बनेगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है कि नहीं भाई? आप बोलोगे सर बिल्कुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आप क्या करो कि भाई एक क्यूब का कोई एक फेस उठा लो। ठीक है, एक फेस उठा लो, आपको पता होना चाहिए कि फेसेस कितने होते हैं। एक फेस उठा लिया, इसमें हमको क्या बोल रहा है कि भाई 4 कट लगाना है, 4 चौके 64 होता है, ये बात तो समझ में आ गया। 4 का क्यूब हो गया, आप डायरेक्ट 3 का क्यूब भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना समझदारी नहीं होती है बच्चों में। तो 4 बॉक्स के लिए 3 कट लगा। देखिए 3 कट लगाया, 1 2 3, इधर से भी लगाया 1 2 3, तो 4 बॉक्स बनाने के लिए 3 कट, फिर 4 बॉक्स बनाने के लिए फिर 3 कट, फिर 4 बॉक्स बनाने के लिए फिर 3 कट, यानी कि टोटल 9 कट लगेगा। 64 समान टुकड़ा बनके तैयार हो जाएगा क्यूब के शेप का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले
सबसे दाहिना अंक कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, एक तो होता है कि भाई नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना, एक होता है कि भाई दाहिने से पहले, देखो क्या बोल रहा है, शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक। पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि ये क्या बोलना चाह रहा है। जैसे हमने नंबर लिखा 23872 और यहां हमने क्या लगा दिया, जीरो लगा दिया भाई। तो हमने क्या बोला कि भाई शून्य से पहले, यानी कि इससे पहले सबसे पहला दाहिना अंक, इधर से देखोगे तो दाहिना अंक यही है ना, तो सबसे पहला दाहिना अंक यही है। लेकिन शून्य से पहले की बात कर रहा है, शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक क्या है? तो 30 की पावर 30 को सॉल्व करना है भाई। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब आप पहले इसको समझिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 30 की पावर 30 को क्या लिख सकते हो भाई? आप बोलोगे सर 3 गुने में 10 की पावर 30 लिख दो, बिल्कुल क्लियर है। फिर इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 30 और इंटू क्या लिखोगे, 10 की पावर 30, बिल्कुल सही बात है। 10 की पावर 30 का मतलब क्या? अगर 10 की पावर 1 होता है तो 1 जीरो होता है, 10 की पावर 2 होता है तो 2 जीरो होता है। इस तरह 10 की पावर अगर 30 जीरो होगा तो ये बात तो कंफर्म है कि हमारे पास लगातार 1 2 3 डॉट 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 30 बार जीरो आएगा। बोलो हाँ या ना। अब यही तो हमसे पूछ रहा है कि इसको जो सॉल्व करेंगे तो यहां पर पहला अंक क्या आएगा, इसका क्या इलाज है, इसको आप पहले हटाइए, इसका काम यहां से खत्म हो गया। अब 3 की पावर 10 का साइक्लिक लॉजिक चलाएंगे। आपको मैंने बताया था यूनिट डिजिट निकालने का ट्रिक, ठीक है, कि भाई इसकी पावर को 4 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर दिया आपने, 4 से गया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 7 28, रिमाइंडर आ गया 2। अगर रिमाइंडर 2 आया तो आप क्या लगाओगे, 3 की पावर 2 लगाओगे। 3 की पावर 2 यानी कि ये जो नंबर आएगा, यहां पर जो नंबर आएगा ये आएगा 9। साइक्लिक क्या होता है पहले इसको समझिए। कोई भी नंबर आप लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 3 की पावर 1 लिया, 3 की पावर 2 लिया, 3 की पावर 3 लिया, 3 की पावर 4 लिया। 4 से इसको डिवाइड क्यों करते हैं, इसका लॉजिक समझना। 3 की पावर 1 हो गया 3, 3 की पावर 2 हो गया 9, 3 की पावर 3 हो गया 27, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81, लेकिन 3 की पावर 5 जैसे करेंगे तो 243 हो जाएगा। यानी हर एक 4 के साइकिल में फिर यही रिपीट होगा, 3 9 7 1। बात समझ में आया? फिर अगला 3 की पावर 6 लोगे तो लास्ट में कंफर्म है 9 आएगा। 3 की पावर 7 लोगे लास्ट में 7 आएगा। 3 की पावर 8 लोगे लास्ट में 1 जरूर आएगा। यानी कि हर एक 4 के साइकिल में देखो, 4 के बाद देखो 1 2 3 4, 4 के बाद फिर वही यूनिट डिजिट रिपीट हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, 4 का साइकिल बनाते हैं और पावर को 4 से करते हैं डिवाइड। तो 4 से हमने डिवाइड किया तो इसका रिमाइंडर कितना आया, 4 7 28। आप बोलोगे सर रिमाइंडर इसका 2 आया। रिमाइंडर 2 आएगा तो क्या लेंगे, पावर 2 लेंगे, यानी 9 आएगा, ठीक है। तो यहां पर जो आएगा, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि भाई इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, ठीक है जी, यहां पर हमारा जो नंबर आएगा ये आएगा 9। इधर क्या आएगा पता नहीं, यानी कि इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा दाहिने तरफ से, ठीक है, सबसे पहला अंक जो होगा वो कौन सा होगा, 9 होगा। तो ये था मेन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। बात क्लियर? ये साइक्लिक का सिस्टम आपको मैंने बता दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे जो पहली बार क्लास देख रहे होंगे तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगा कि पावर को 4 से क्यों डिवाइड करते हैं। कभी भी हम यूनिट डिजिट निकालते हैं बेटा, उसकी पावर को हमेशा 4 से ही डिवाइड करते हैं, और अगर उसकी पावर रिमाइंडर हमारा 1 आता है तो इसकी पावर 1 लगा देते हैं, ठीक है। रिमाइंडर 2 आता है तो इसकी पावर 2 लगा देते हैं। रिमाइंडर 3 आता है तो 3 लगाते हैं। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो पावर 4 लगाते हैं। बस सिंपल सा फंडा है। अभी रिमाइंडर हमारा कितना आया, 30 को हमने 4 से भाग किया, रिमाइंडर 2 आया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। 9 इसका मतलब ये हुआ इधर जो भी नंबर आएगा, लेकिन 9 के बाद लगातार 30 बार 0 आएगा। और यही पूछ रहा कि 30 की पावर 30 के मान में शून्य से पहले सबसे दाहिना अंक, सबसे पहला दाहिना अंक कौन सा होगा, तो 9 होगा। यानी डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल मजेदार तरीके से समझ में आ रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या 421 और 427 को एक ही संख्या से विभाजित करने पर समान शेषफल 1 बचता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। समान शेषफल 1 बचता है, तो हमने बताया था आपको कि कभी भी समान शेषफल की बात करें तो सबसे पहले आप क्या करो, 421 और 427 में से 1 को क्या कर दो, घटा दो। बात समझ में आया? 420 ही हो गया बेटा, और 426 ही हो गया। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? तो अब क्या बोल रहा है, समान शेषफल 1 प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यानी कि अगर हमको समान शेषफल बार बार एक ही चाहिए
तो ऐसे कितनी संख्याओं से 421 को और 427 को भाग करना है, यानी ऐसे कितनी संख्याएं हैं। तो इस मेथड को निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, एचसीएफ निकालो। और एचसीएफ का सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो है इसका डिफरेंस। ठीक है, इसका जो डिफरेंस आपने निकाल लिया, कितना निकाला डिफरेंस आपने, डिफरेंस निकाला आपने 6। बात समझ में आया, अंतर 6 हो गया, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ जो होगा वो क्या आएगा, 6 ही आएगा। डाउट क्लियर है। अब आप सुनिए, एक तो 6 से भाग करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 6 7 42, एक बचेगा। इसका भी रिमाइंडर आपका एक बचेगा, मतलब 6 से भाग करने पर भी, यानी कि 421 में और 427 में आप दोनों में ही 6 से भाग करो, रिमाइंडर एक बचेगा। अब बोलोगे सर और क्या क्या होगा, एक तो हमारा नंबर आ चुका, अब 6 का फैक्टर तोड़ो तो कौन कौन आएगा भाई, तो 2 आएगा और कौन आएगा, 3 आएगा। बात समझ में आया, यानी कि 2 से भाग करेंगे, इसको 2 से भाग करोगे तो भी आएगा, 3 से भाग करोगे तो भी आएगा, यानी कि इस नंबर को 2 से भाग करेंगे। अब हमने एचसीएफ निकाल लिया 6, इस 6 को हमने फैक्टर में तोड़ा तो 2 और 3 में हुआ। ध्यान से समझिएगा बात को, 6 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर एक ही बचेगा, 7 से 427 को 6 से भाग करोगे तो भी एक ही बचेगा, 421 को 2 से भाग करेंगे तो भी एक ही बचेगा, 427 को 2 से भाग करेंगे तो भी एक ही बचेगा, 3 से भाग करेंगे तो भी एक ही बचेगा, 3 से भाग करेंगे तो भी एक ही बचेगा, यानी कि हमारे पास 6 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। बताइए कितने पेयर बने, तो 3 पेयर हमारा बना, यानी कि 3 नंबर ऐसा आया जिससे हम डिवाइड करेंगे तो समान शेषफल कितना बचेगा, एक ही बचेगा। बात समझ में आया, कौन कौन, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या हुआ, आपने एक घटा लिया, एक घटाने के बाद इसका निकाला डिफरेंस, डिफरेंस तो एक आएगा ही आएगा, पहला नंबर तो हमारा 6 हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, इस 6 को तोड़ा फैक्टर, तो 6 का फैक्टर क्या होता है, 2 गुने में 3, है ना, 2 गुने 3 हो गया। अब 2 गुने 3 का मतलब इसको 2 से डिवाइड करो तो भी एक ही आएगा, 421 में आप 2 से भाग करोगे तो भी एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो यही तो बोल रहा है कि समान शेषफल एक प्राप्त करने के लिए कितनी संख्याओं को भाजक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो 3 संख्याओं को प्रयोग किया जा सकता है, 6, 2 और 3। बताओ भाई, क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया, आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इसको 5 से भाग करते हैं, चलिए देखिए एक बार 5 से ट्राई करिए, क्योंकि 5 तो आएगा नहीं, इसका फैक्टर ही आएगा, लेकिन फिर भी अगर हम 5 से भाग करते हैं तो 5 8 40, एक बचा, यानी 5 8 40, 2 चला गया, 25 25, 2 बचा, नहीं आएगा। इसका मतलब सिर्फ 3 ही नंबर है, 2, 3 और 6। तो तरीका सबसे बेस्ट अप्रोच है। आगे बढ़िए, देखिए नंबर सिस्टम का कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा है। 222 की पावर 333, 222 की पावर कितना दिया है, 333, और 333 की पावर 222 इज डिविजिबल बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सुनो ध्यान से, इसको 2 तरीके से आप बना सकते हो। 222 की पावर दिया है 333, ठीक है जी, और प्लस में कितना दिया है, 333 की पावर में 222, ठीक है। देखो इसको सबसे पहली बात हम क्या लिख सकते हैं, इसको जो फैक्टर तोड़ेंगे, इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो 121 और गुने में हो जाएगा 2, बोलो ठीक, 111 गुने में 2, इसको लिखेंगे 111 और गुने में हो जाएगा 3। बोलिए हाँ या ना, आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। अब सुनना ध्यान से, इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है वो समझिए ध्यान से। अब 111 को तोड़ेंगे तो 111 का जो फैक्टर होता है वो होता है 37 और गुने में हो गया 3, यानी 37 गुने 3 यहां भी है। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से बताता हूं आपको। पहले हमने क्या किया उसको पहले समझिए। पहले हमने क्या किया भाई, 100 पावर को छोड़ो, आप पावर को गोली मारो, इसको हमने लिया 111 गुने 2, इसको लिया 111 गुने में 3, ठीक है। फिर 111 को हमने तोड़ा, तो 111 को हम तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, आप बोलोगे सर 37 गुने में 3 लिखेंगे, ठीक है। और इसको क्या लिखेंगे, 37 गुने में 3। यानी हमने ये देखा 37 इसमें भी कॉमन है, 37 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, लेकिन 2 दोनों में कॉमन नहीं है। बात क्लियर, यानी ये देखिए 37 यहां भी कॉमन, 37 यहां भी कॉमन, यानी कि 37 से दोनों नंबर कटेगा, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 इसमें भी कॉमन है, एक यहां और 3 है, कोई बात नहीं, 3 से भी कटेगा, तो 37 और 3 तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन 2 इसमें कॉमन है और 2 इसमें कॉमन कहीं नहीं है, 2 इसमें कहीं फैक्टर नहीं है, यानी इसका जो आंसर होगा वो सिर्फ होगा 3 and 37, ठीक है, बट नॉट 2, बट नॉट 2। बात समझ में आया, 3 और 37 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा।
इस तरीके से बनाना पड़ता है, इस तरीके से बनाओगे तभी जाके, क्योंकि आपको इतना पावर लेंथी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप क्या करो, उसके बेस को तोड़ो, बेस को तोड़ करके आप देखो कि भाई दोनों में कॉमन क्या है, जो कॉमन होगा उसी से कटेगा। उसके बाद जिसमें एक भी नंबर अगर कॉमन नहीं होगा उससे वो किसी भी हालत में नहीं कटेगा। दूसरा तरीका ये है कि भाई 222 की पावर 333, दूसरा तरीका भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप दूसरा तरीका देखिए, प्लस हम क्या लेंगे भाई, 333 की पावर में 222। बात क्लियर? ओके, इसमें इसको क्या लिखेंगे बताओ, 111 इंटू लिखेंगे 2, इसकी पावर कितना लेंगे 333, ठीक है जी। इसको क्या लिखेंगे, 111 इंटू में 3, इसकी पावर कितना लिखेंगे 233, 222, है कि नहीं? बिल्कुल क्लियर है। यानी कि 111 की पावर में 333 को हम निकाल लेंगे कॉमन, या 111 की पावर में 111 को कॉमन निकाल लो, ठीक है। 111 की पावर में 111 कॉमन निकलेगा, तो यहां पर क्या बचेगा पता है, 2 की पावर में बचेगा हमारा कितना, 2 की पावर में बचेगा 3, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहां पर बेस, इन दोनों को गुना करो, इन दोनों को गुना करो तो आपका कंप्लीटली जो मैच कर रहा है वो आ जाएगा। इसको ऐसे गुना करोगे ये आएगा, इसको ऐसे गुना करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेंदी जाएंगे तो 111 की पावर 333, ठीक है जी, और 2 की पावर में 333, ठीक है। ये हो गया हमारा एक, प्लस फिर इसको क्या लिखोगे, 111 की पावर में 222, ओके, और इंटू क्या लिखेंगे 3 की पावर 222। बोलिए हाँ या ना। अब इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, अब इसमें से कॉमन आप निकालोगे तो देखो 111 की पावर में 333 और ये है 222, यानी 111 की पावर में हम सिर्फ और सिर्फ कॉमन निकाल सकते हैं 111 ही, ठीक है। तो 111 की पावर में 111 कॉमन निकाला, तो यहां क्या बचा भाई, 111 की पावर फिर बचा 3, ये बहुत ही लेंथी तरीका है। और 2 की पावर कितना हो गया 333, बताओ हाँ या ना। यानी कि इससे अगर बनाते हैं तो इससे बेस्ट तरीका क्या है कि आप यहीं पे रुक जाओ, आप यहां पर रुकिए और इसको यहीं से आप देखना शुरू कीजिए कैसे बनेगा, यहीं से हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप सुनो ध्यान से, 111 यहां दिख रहा है आपको, आप बोलोगे सर बिल्कुल, यहां भी आपको दिख रहा है 111, 111 किसका फैक्टर हो गया, तो आप बोलोगे सर 37 गुने में 3 का हो गया, ठीक है ना। ओके, यानी 37 गुने 3 यहां भी है, 37 गुने 3 यहां भी है, और 3 1 इसमें भी है। तो 37 गुने में 3 दोनों में कॉमन है, तो इसके आगे हमको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन 2 यहां पर है, 2 इसमें कहीं भी कॉमन नहीं है, इसीलिए सिर्फ 3 और 37 से कटेगा, लेकिन 2 से नहीं कटेगा। बात समझ में आया? इसीलिए इसका आंसर बी करेक्ट है। आप आंसर अपना देख लेना, आंसर आप लोग मैच कर लेना, क्योंकि हो सकता है हमने यहाँ पर बी में डाला हुआ है और आपका आंसर सी हो, क्योंकि हमने इसको पीपीटी बनाया है, तो आपका ऑप्शन नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 और 37 बट नॉट 2, ये आपका सी हो सकता है तो सी में लगाना है, बी हो सकता है तो बी में लगाना है, ठीक है जी। आगे बढ़िए, अब सुनिए ध्यान से, स्टेटमेंट का एक पहला क्वेश्चन है, योग s इजकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जहां x, y और z अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। देखिए ये ध्यान से देना है, अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है जी। और यहां पर क्या बोल रहा है, प्रत्येक 10 से कम है, जिनमें से प्रत्येक 10 से कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई x, y और z अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो प्रत्येक 10 से कम है, यानी कि हम लेंगे कितना, पहले अभाज्य संख्या यहां पर लिखेंगे तो होगा 2, 3, 5, 7, बस यही अभाज्य संख्या होता है। आप बोलोगे सर बिल्कुल होता है। अब यहां से सुनिए ध्यान से, पहले हमने क्या किया, 2, 3, 5, 7 अभाज्य संख्या लिख लिया जो कि 10 से कम है। 2, 3, 5, 7, 9 ले नहीं सकते, 11 ले नहीं सकते, क्योंकि इसने क्या बोला कि भाई प्रत्येक 10 से कम होना चाहिए, यानी 10 से कम वाला ही चाहिए, ओके। अब हमसे क्या बोल रहा है कि x प्लस वाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जहां x, y, z अलग अलग अभाज्य संख्या, यानी कि आप x, y, z को सेम नहीं ले सकते हैं। तो क्या बोल रहा है कि द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 0, क्या यूनिट डिजिट इसका 0 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है सर। देखिए पहला कंडीशन, पहला पॉइंट, तो 2 + 3 + 5, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो 10 आ गया, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 10 हो गया, यानी पहला सही है। बात क्लियर? द यूनिट डिजिट ऑफ s कैन बी 9, क्या 9 हो सकता है? तो 9 के लिए आप दिमाग लगाइए, 5 3 8, 8 2 10 हो गया, नहीं होगा। 7 5 12, 12 3 15, ठीक है जी, नहीं हुआ। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा है वो फुलफिल नहीं हो रहा है। बात समझ में आया? पहला स्टेटमेंट फुलफिल हो गया, सेकंड स्टेटमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी 9 नहीं आएगा।
अगर हम 7 5 12 3 15 और इसको भी जोड़ देते हैं तो भी 17 ही आ रहा है। अगर 7 3 10 2 12 तो भी 2 ही आ रहा है। 5 7 5 12 तो भी 2 आ रहा है। 5 3 8 तो भी 8 ही आ रहा है। 3 2 5 प्लस 5 कर रहा है, मतलब किसी को किसी से भी जोड़ रहे हैं तो भाई वहां पर यूनिट डिजिट हमारा 9 नहीं आएगा किसी हालत में। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, पहला सही हो गया। द यूनिट डिजिट ऑफ एस कैन बी 5। 5 हो सकता है, बिल्कुल हो रहा है, वो तो यहीं पर दिख रहा है। लेकिन हमारा क्या बोल रहा है कि s इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड होना चाहिए, तीनों होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है जी, क्या होना चाहिए? तीनों होना चाहिए। ओके, तो 5 होने के लिए 7 5 12 3 15, तीसरा स्टेटमेंट में देखिए ध्यान से, इन तीनों को उठा ले। पहले में हमने इन दोनों को उठाया था, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को उठाएंगे। तो 5 3 8 यानी कि 3 प्लस 5 और प्लस 7, 12 और 3 कितना हो रहा है? 15 हो रहा है। ये हमारा 15 वेरीफाई हो गया, ये हमारा 0 वेरीफाई हो गया। यानी 0 यूनिट डिजिट हो सकता है, पहला सही है। ठीक है, 5 यूनिट डिजिट हो सकता है, तीसरा सही है। यानी कि 1 and 3 ओनली, यानी सिर्फ 1 और 3 सेटिस्फाई करेगा, बाकी दूसरा सेटिस्फाई किसी हालत में नहीं करेगा। समझ में आ गया? देखो भाई, लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन पूछा गया है। कोई बच्चा अगर सिर्फ नंबर्स के बारे में जानता होगा तो क्वेश्चन को बना सकता है। ठीक है, परसेंटेज से क्वेश्चन आ चुका है और अच्छा क्वेश्चन है। समझ में आ रहा होगा आपको, मजा आ रहा होगा। क्या बोल रहा है? एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इसका बनाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन अगर हम वेन डायग्राम से बनाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से बनेगा। देखिए, ये हमने डाटा बनाया, ठीक है जी। ये हमने लिया इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है जी, और ये जो हमने लिया, ये लिया हिंदी वाले बच्चे। बात समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो क्या बोल रहा है भाई, सुनिए। एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी कितने में? अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। आप मुझे बताओ, अगर 80% उत्तीर्ण हुए, इसका मतलब 20% जो है, सुनिए ध्यान से, 20% हमारा इंग्लिश में फेल हो गया है कि नहीं? बोलो, आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। 70% हिंदी में उत्तीर्ण हुआ, यानी कि 30% हिंदी में फेल हो गया। क्यों हम इस पे क्यों जा रहे हैं पता है? क्योंकि दोनों विषय में फेल होने वाली संख्या कितना है? 15 है। तो अब आप पहले क्या करो, इसको पहले भरो 15, क्योंकि दोनों विषय वाला 15 ये रहा। ठीक है जी, अब आइए, अंग्रेजी में फेल वाले कितने हैं? 20 हैं, तो 15 यहां है, यानी हमारे पास मात्र ये बचेगा 5। बोलो हाँ या ना? बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है सर। ओके, और हिंदी में फेल वाले कितने हैं सर? 30 हैं, है ना। 70% पास है, मतलब 30% फेल है, यानी ये 15 है, तो आप बोलोगे सर ये भी 15 हो गया। अब आपसे पूछा क्या गया है कि केवल एक विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि केवल एक ही विषय में फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या होगी। तो ये जो भाई बच्चे जो हैं, अब आप ध्यान से समझिए, ये जो बच्चे हैं, ये वाले बच्चे, ये आपके हैं पूरे के पूरे सिंगल सब्जेक्ट में फेल वाले, ये वाले। बात समझ में आया? क्योंकि ये हो गया हमारा सिर्फ हिंदी में फेल, ये हो गया हमारा सिर्फ इंग्लिश में फेल। तो 5 और 15, 5 प्लस 15% को आप क्या करो, ऐड कर दो, यानी 20% विद्यार्थी जो है वो केवल और केवल एक विषय में फेल है। समझ में आ गया? तो डाटा को इस तरीके से बनाना पड़ता है, दोनों विषयों में असफल दिया है, फेल का दिया है। तो अगर दोनों विषय में फेल दिया है तो आपको पहले अंग्रेजी वाले को भी फेल बनाओ, हिंदी वाले को भी फेल बनाओ, तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा इजी तरीके से। सफल एकेडमी आपको अच्छे से पता है कि डिफेंस को पूरा डील करता है। ठीक है, तो डिफेंस की तैयारी अगर आप करना चाहे, जैसे आर्मी अग्निवीर हो गया, अग्निवीर के अंदर में कौन आता है? आर्मी। जीडी टेक्निकल, ठीक है, टेक्निकल हो गया, ट्रेडमैन हो गया, क्लर्क हो गया, नर्सिंग तो परमानेंट में चलता है। ये जो नर्सिंग वाले हैं ये परमानेंट है। बात क्लियर है? एयरफोर्स में आ गया एक्स और वाई ग्रुप, नेवी SSR, पैरामिलिट्री फोर्स जैसे BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF, ITBP, SSB, ठीक है, NDA हो गया, CDS हो गया, SSC GD हो गया, स्टेट पुलिस, जैसे अभी आप SSC GD की बात करोगे, SSC GD का बैच चल रहा है, RPF का बैच चल रहा है, और RPF का आपका एग्जाम आने वाला है। तो जो भी बच्चे डिफेंस से रिलेटेड तैयारी करना चाहते हैं, NDA हो गया, CDS हो गया, SSC GD हो गया, आपका RPF हो गया, और अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, आप सफल एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है कि P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो कि R के वेतन से कितना % है? 20% कम है। ये हो गया P, ये हो गया Q, और ये हो गया R। ठीक है जी, इसको हमने मान लिया 100। बात क्लियर? तो ये हमारा हो गया 80। अब ध्यान से समझना है, ओके। और ये इससे कितना % कम है? 20% कम है, यानी कि 80 का निकाल दो आप कितना %? इसका हमने निकाला 20% कम, यहाँ
इसका हमने 20% लेस यहाँ निकाला, ठीक है जी। और ये जो है ये इससे 20% कम है, यानी क्या है भाई 80 का निकालोगे आप 80%, ये हो जाएगा आपका कितना 64, यानी कि 64 रेशियो 80 रेशियो 100 का रेशियो बन गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई आर का वेतन पी के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए अधिक है कितना 16, तो आप बोलोगे सर इसका जो गैप हमारा है वो 36 का है, 36 गुने में 100 और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 64, इसको कट करना है तो 16 से जाएगा कितनी बार में 4 बार में, 16 से गया कितनी बार में 4 से गया कितनी बार में ये 16 बार में, ठीक है जी। और ये गया 4 से कितनी बार में 25 बार में, 4 से 4, 4 से हो गया 9, यानी कि 225 डिवाइडेड बाय कितने हो गए 4, 4 पंचे 20, 4 6 24, 56.25%, कितना परसेंट 56.25%। तो इसको रेशियो से आप बना सकते हो। बाकी मोर लेस का सिचुएशन आपको पता है कि भाई मोर लेस बोला है 20% कम, तो आप लोगे 20 बटे कितना 100, यानी 1 बटे कितने हो गए। आप ऐसे भी कर सकते हो 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1 बटे 5, कम बोला है तो आप 4 बटे 5 ले लोगे। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको परसेंटेज में बहुत बार बताया है। क्लियर है बात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो है नॉर्मल फॉर्मूला पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, निम्न पर विचार करें। क्या कि भाई 1000 लीटर इजकल टू 1 मीटर क्यूब होता है, बिल्कुल करेक्ट है। 1000 जो लीटर होता है वो 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये जो फार्मूला जो बता रहा है इसमें, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्यूम वाले चैप्टर में बहुत काम का है। जैसे आप वॉल्यूम निकालोगे मीटर से लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आता है। बात समझ में आया। तो 1 मीटर क्यूब इजकल टू 1000 लीटर बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि पहला आपका सही है। 1 मेट्रिक टन इजकल टू 1000 kg। भाई मैट्रिक टन या टन, मैट्रिक टन को टन ही कहा जाता है, तो एक टन में 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल सही है, एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। ओके क्लियर है बात। 1000 केजी होता है, 1000 किलोग्राम होता है, ठीक है। क्योंकि एक टन में 10 क्विंटल होता है। देखो भाई कैसे आता है वो बताता हूं। एक टन में कितने क्विंटल होते हैं 10 क्विंटल होते हैं। और एक क्विंटल में कितने केजी होते हैं, एक क्विंटल में कितने केजी 100 केजी होते हैं। तो अगर आपसे पूछे कोई कि भाई एक टन में कितना केजी, तो यहां से यहां आने के लिए 1000 हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये लॉजिक है, ये ध्यान रखना है। ओके। और एक हेक्टेयर जो है, एक हेक्टेयर ये 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर है। बात समझ में आया। यानी कि इसमें तीनों ही सही है, 1 2 एंड 3 तीनों ही सही है। एक हेक्टेयर इजिकल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। पहला भी सही है कि 1 मीटर क्यूब इजिकल टू 1000 लीटर, 1 टन इजिकल टू 1000 किलोग्राम, 1 हेक्टेयर इजिकल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि इस क्वेश्चन से आपको 3 फार्मूला सीखने को मिला है। कन्वर्जन जिसको बोलते हैं, कन्वर्ट करना जिसको बोलते हैं। तो ये आप समझ जाइए, ये अच्छा क्वेश्चन था। और अगर जिसको याद होगा उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही बेसिक था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या दिया है सुनो। 2 व्यक्ति P और Q एक व्यवसाय में प्रवेश करते हैं, ठीक है। P ने Q से 14,000 रुपये अधिक लगाए। ओके, यहां पर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिया हुआ है कि P ने Q से 14,000 रुपये अधिक लगाए। इसको छोड़ दीजिए अभी। लेकिन P कितने महीने के लिए काम किया 8 महीने के लिए, Q कितने महीने के लिए काम किया भाई 10 महीने के लिए, ठीक है। पैसे निवेश किया। यदि 2,000 रुपये के कुल लाभ में से 2,000 रुपये के कुल लाभ में से P का हिस्सा Q से कितना अधिक है भाई 400 रुपये अधिक है। मेन हम यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आइए यहां पर P हो गया और यहां पर Q हो गया। भाई P का हिस्सा Q से, अब सुनो ध्यान से, अगर हमारे पास 2,000 रुपये ही हैं, ठीक है, और मैंने आपको बोला कि P और Q में बांटना है, कंडीशन दे दिया P का हिस्सा Q से 400 रुपये अधिक होना चाहिए, यानी X का हिस्सा Y से 400 अधिक होना चाहिए। और भाई 2,000 में ही करना है, ये सिचुएशन करना है। तो कैसा होगा सुनो, यानी कि 800 रुपये ये होगा, ठीक है, तो 1200 रुपये इसको लेना पड़ेगा, तभी होगा ना 400 रुपये अधिक। आप बोलोगे सर 12 8 20 हो गया, यानी कि 1200 और 800 के बीच में ही 400 का गैप होगा और दोनों का सम 2000 होगा और कोई ऐसा नंबर नहीं होगा। बात समझ में आया। ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो है भाई। क्लियर बात। यानी आप बोलोगे सर बिल्कुल सही समझ में आ गया, 2 0 यहां चला गया, 4 से गया 3 बार में, 4 से गया 2 बार में, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो हो गया, ठीक है जी। अब आइए टाइम का रेशियो क्या दिया है। P ने 8 महीने के लिए काम किया, ये 8 महीने के लिए काम किया है, और ये कितने महीने के लिए काम किया है
10 महीने के लिए काम किया, यानी कि ये हो गया 4 और ये हो गया 5। ये हमारा क्या आ गया पता है, टाइम का रेशियो आ गया। आपको अच्छे से पता है कि जब प्रॉफिट को हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट निकलता है। क्या निकलता है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल के आता है। ये हमने आपको बहुत बार बताया है कि भाई अगर हम प्रॉफिट को किससे डिवाइड करें हैं, ये हमारा प्रॉफिट है, बोलो भाई, अगर हम प्रॉफिट को, ठीक है ना, टाइम से डिवाइड करेंगे, भाई अगर हमने मान लो, ठीक है, 20,000 रुपये कमाए एक साल में, तो एक महीने में कितने कमाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो भाई 20,000 रुपये कमाए एक साल में, ठीक है, तो एक महीने में कितने कमाए, तो एक साल में कितने महीने, आप बोलोगे सर 12 महीने, है ना, तो 12 से डिवाइड करोगे तभी तो हर एक महीने का कैलकुलेशन होके आएगा, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 3/4 और 2/5 का। इसको क्रॉस कर दीजिए, मल्टीप्लाई दीजिए, हो गया 15, ये हो गया 8, यानी कि 15/8 आ गया। अब आपसे देखिए यहां से शुरू क्या किया गया है, पी ने क्यू से 14,000 रुपये अधिक लगाए। देखिए पी ने क्यू से अधिक लगाया, तो यहां भी पी क्यू से अधिक है, कितना, 7 यूनिट। 7 यूनिट बराबर हो गया 14,000। बोलो भाई, 1 यूनिट बराबर कितने हो गए, 2,000 के। आपसे किसका पूछा गया है, पी के द्वारा योगदान की गई पूंजी क्या है, तो पी का वैल्यू कितना है, आप बोलोगे सर 15, 15 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 30,000 रुपये। इस क्वेश्चन में वैसे कुछ था नहीं, लेकिन जिस बच्चों को ये चीजें नहीं पता होगा कि भाई प्रॉफिट को जब हम टाइम से डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय टाइम इजकल टू हमारा क्या निकलता है, प्रिंसिपल बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, प्रिंसिपल का रेशियो निकल के आता है। बात समझ में आ गया। ये हमने आपको पार्टनरशिप में कराया था और ये पार्टनरशिप का ही क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे ना तो टोटल जो 35 क्वेश्चन है, उस 35 क्वेश्चन में से पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सारे चैप्टर को टच किया है और नंबर सिस्टम से अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ज्यादातर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन डाला गया है। अगर आप शुरू से लेकर के एंड तक की कहानी देखेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे बढ़िए। एक संख्या को गलती से 4 से गुना करने के बजाय 4 से भाग कर दिया जाता है। इस गलती के कारण परिणाम में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। आपको अच्छे से पता है कि कोई भी संख्या में अगर हम 4 से गुना करेंगे, ठीक है, और 4 से भाग करेंगे तो गुना करने वाला जाहिर सी बात है कि ज्यादा आएगा, है ना। तो कोई एक ऐसा नंबर ले लेते हैं, हम कोई भी नंबर ले लेते हैं जो 4 से भाग हो जाए, बस खाली इतना ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो सुनो, हमने नंबर ले लिया कितना, 4 ही ले लेते हैं। चलो 4 से 4 को गुना किया तो 4 चौक हो गया 16, बोलो हाँ या ना, 16 हो गया। अब 4 को 4 से गलती से कर दिया भाग, तो रिजल्ट यहां कितना आ गया, 1। यही तो बोल रहा है, गुना करने के बजाय 4 से भाग कर दिया। हमने नंबर को लेट कर लिया 4। अब बोलोगे सर 4 ही आपने क्यों लेट किया, 8 लेट कर लो। 4 की टेबल में आने वाला कोई वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आप बोलोगे सर 8 लेंगे तो 32 यहां हो जाएगा बेटा, ठीक है, यहां पर 2 हो जाएगा, आंसर सबका वही आएगा। बात क्लियर। अब कितने का एरर हुआ यही पूछ रहा है, तो अंतर कितने का है, आप बोलोगे सर 15 का। 15 गुने में 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि कमी होगा। अगर गुना करने की जगह पर हम भाग करेंगे, गुना करने की जगह पर भाग करेंगे मतलब एरर आएगा, मतलब कमी होगा। बात समझ में आया। तो 4 से गया 4 बार में, 4 से गया 25 बार में, ठीक है जी। 25 को 15 से गुना करोगे, 25 को 10 से गुना किया तो 250 हो गया, है ना। 25 को कितने से गुना करेंगे, 10 से गुना करेंगे तो 250 हो जाएगा, और 25 को 5 से गुना करोगे तो 125 हो जाएगा, यानी कि 375 आपका हो गया, है ना। यानी कि 375 डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 4। 4 9 जा 36, 9 वाला हमारा एक ही ऑप्शन है, 93.75% का एरर आएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे 4 से गुना करने के लिए बोला, 4 से भाग कर दिया। आप कोई भी नंबर ले लो, आप कोई भी नंबर ले लो और उसको गुना कर दो, उससे भाग कर दो। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहां जो हमने फॉर्मूला लगाया है, ये लगाया है डिक्रीजिंग परसेंट का फॉर्मूला, क्योंकि एरर का मतलब हो गया कमी होगा। और हमने आपको बताया हुआ है कि भाई आपको इंक्रीजिंग परसेंट निकालना हो या डिक्रीजिंग परसेंट निकालना हो, डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, बोलो हाँ या ना, ओरिजिनल वैल्यू लगाते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आयु का क्वेश्चन है। एक पिता ने अपने बेटे से कहा,
n वर्ष पहले मैं तुमसे उतना ही बड़ा था, बूढ़ा था, जितना अब तुम हो। चलिए, इस लाइन का मीनिंग अभी क्लियर नहीं है क्योंकि हमारे पास n वर्ष नहीं दिया हुआ है, मेन हमको n चाहिए। ठीक है, मेरी वर्तमान आयु n वर्ष पहले तुम्हारी वर्तमान आयु से 4 गुनी है। अभी हमको इसका भी मीनिंग नहीं पता, लेकिन यह पता है कि पिता और पुत्र की आयु का योग वर्तमान आयु कितना है, 130 है। आ जाओ भाई, तो इसका मतलब यह हुआ फादर और सन का जो वर्तमान आयु है वो हमारा कितना है, 130 वर्ष है। ये हमने पहले क्वेश्चन के हिसाब से लिख लिया। अब आप सुनो, आयु का कोई भी क्वेश्चन पूछे ऑप्शन से सबसे बेस्ट तरीके से बनता है। हमने बच्चों को बहुत बार बताया है कि अगर आयु का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप ऑप्शन उठा लो, कोई भी एक ऑप्शन उठाते हैं, हम पहला ऑप्शन उठाते हैं 30 वर्ष। ठीक है, तो उनके आयु का अंतर क्या होगा, यानी अंतर हमारा ऑप्शन में दिया हुआ है। आप बोलोगे सर बिल्कुल, तो F माइनस एस यानी फादर माइनस सन का अंतर दिया है 30। तो आप बोलोगे सर फादर और सन का एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 50। क्यों? क्योंकि 80 प्लस 50 30। देखो भाई, अगर हम यहाँ 80 रखेंगे और यहाँ 50 रखेंगे तभी तो आएगा। 80 प्लस 50 हो गया 130 और 80 में से 50 गया तो कितना हो गया, 30 हो गया। ये जो हमारा एज है ये हमारा प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है किसका, पिता का। अब आप समझिए क्या बोलना चाह रहा है। अब बोल रहा है n वर्ष पहले, ठीक है जी, n वर्ष पहले मैं तुमसे 4 गुना था। ठीक है, यानी कि ये पिता की वर्तमान आयु है। ठीक है जी, n वर्ष पहले, तो इन दोनों का अंतर कितने का है? आप बोलोगे सर 30 वर्ष का अंतर है। कितने का अंतर है? 30 वर्ष कम है कि नहीं? बोलो 30 वर्ष कम है, बिल्कुल करेक्ट है। आइए, कुछ भी नहीं करना है, आप ध्यान से समझना। यानी कहने का मतलब, अब आप ध्यान से समझिए, अब जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि n वर्ष पहले मैं तुमसे उतना ही बड़ा था जितना अब तुम हो। ठीक है, तो ये जो है ये लड़के का आयु है आज का, है ना, लड़के का आयु आज का है। अगर मुझे लड़के को और पापा को बराबर करना है n वर्ष पहले, तो आप समझो ध्यान से, 80 में से कितना घटाएंगे कि बराबर होगा? आप बोलोगे सर 80 में से अगर हम 30 को घटा देते हैं, ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? इसीलिए हमने n की वैल्यू 30 यहां पर इसका अंतर लिया था। अगर हम अंतर ले लें इसका मतलब n की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, है ना? बोलो, यानी कि अब ये बात कंफर्म है कि n बराबर आपका 30 आ गया है। तो अब क्वेश्चन क्या बना? एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि 30 वर्ष पहले मैं उतना ही बड़ा था जितना अब तुम हो। मेरी वर्तमान आयु 30 वर्ष पहले तुम्हारी आयु से 4 गुनी थी। देखिए, अब यहां तक समझ में आ गया? ये हमने 30 क्यों लिया है, समझ में आ गया। अब सुनिए, फादर का वर्तमान आयु आपका 80 हो गया, सन का वर्तमान आयु हो गया 50। बोल रहा है कि मेरी वर्तमान आयु, ठीक है, n वर्ष पहले तुम्हारी आयु से 4 गुनी थी। इसमें से अगर हम 30 को घटा दें, n को घटा दें, तो 20 हो गया। 20 का 4 गुना ये है कि नहीं? बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि हमने 30 कैसे निकाला ये पहले क्लियर किया। इन दोनों का गैप क्यों? क्योंकि बोल रहा है n वर्ष पहले मैं तुमसे उतना ही बड़ा था जितना आज तुम हो। यानी कि आज अगर लड़का 50 का है, ठीक है, और फादर अगर 80 का है, तो n वर्ष पहले यानी 30 साल पहले पिताजी जो होंगे वो लड़के के एज के बराबर होंगे, 50 साल के होंगे, है ना। लेकिन मुझे क्या बोल रहा है कि भाई n वर्ष पहले मैं तुम्हारे आयु से 4 गुना भी था, है ना। तो हमने क्या किया, 50 में से 30 को घटाया, 20 हो गया। 20 का 4 गुना मुझे दिख गया, यानी हमारा आंसर कितना हो गया, ए हो गया। अगर यहां पर आपको n की वैल्यू पूछा जाए पेपर में, तो n की वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। 30 हमारा n की वैल्यू होगा। और n की वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये रिलेशन हो गया आपका। यहां से डायरेक्ट इसका आप अंतर ले लोगे तो भी आपका n की वैल्यू निकल के आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल मजेदार चीज है। तो आयु का कोई भी क्वेश्चन पूछे बेटा, आप क्या करोगे, उसको ऑप्शन से बनाओ। समझ में आ गया? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया है, नंबर सिस्टम का ही क्वेश्चन है। मान लीजिए कि x एक 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, x एक 2 अंकों की संख्या है और y x के 2 अंकों के आपस में बदलने से बनी एक अन्य 2 अंकों की संख्या है। ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है। x भी 2 अंकों की संख्या है और y भी 2 अंकों की संख्या है, लेकिन बदलने पर जो बनता है वो है। जैसे मान लीजिए हमने लिया कितना, 72। बात समझ में आ रहा है? तो इसका उल्टा कितना होगा, 27। तो ये हमारा x है और ये हमारा y है, ये बोल रहा है। यानी x 2 अंकों की संख्या है, इसको पलटने पर जो वैल्यू आती है वो हमारा y है। ओके, यहां तक समझ में आ गया? आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब यहां पर बोल रहा है कि यदि x प्लस y 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब यहां पंगा ये है भाई, सुनो,
ये मेन कहानी बोल रहा है कि x प्लस वाई 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, यानी x प्लस वाई इजकल टू 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। आप समझदार हो, कितना होता है? आप बोलोगे सर 99 होता है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है बेटा? 99 होता है। ओके, अब आपको बोल रहा है कि x के संभावित मानों की संख्या क्या होगी। सुनिए, अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहां पर लेते हैं 1, ठीक है ना, 99 मुझे चाहिए। अगर हम यहां पर लेते हैं 18 और यहां पर इसको उल्टा कर दे 81 तो 99 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहां पर लें 27 तो यहां पर हो जाएगा भाई 72, ऐड करके 99 हो जाएगा। अगर हम यहां पर लें कितना 36, ओके, अगर यहां लें 36 तो ये हो जाएगा 63, तो भी 99 हो रहा है। अगर हम यहाँ लें 54 तो यहाँ हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा 54, ठीक है ना। तो ये जो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, पहले हमने इसको वेरीफाई किया और इस सब का रिजल्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई? 99 ही आ रहा है। आप देखिए गौर से, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, अब इसने ये तो नहीं बोला कि भाई x छोटा होना चाहिए y से, ऐसा तो बोला नहीं उसने। यानी कि हमारे पास x की वैल्यू 18 भी हो सकता है, x की वैल्यू हम 81 भी ले सकते हैं, यानी इससे बनेगा 2 पेयर। बोलो हाँ, 2 पेयर इससे बनेगा। इसको उल्टा कर लो, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, x की वैल्यू भी 8 होगा और y की वैल्यू भी 8 होगा। 8 पेयर हम बना सकते हैं। हाँ, अगर ये बोलता कि x इज लेस देन y या y इज लेस देन x, तब 4 आंसर होता। बात समझ में आया? क्योंकि भाई x इज लेस देन y यानी कि 18 छोटा होगा 81 से, कोई एक छोटा होगा तो 4 ही पेयर बनेगा। लेकिन अभी जो हमारा आंसर हुआ ये हो गया 1, ऐसे समझिए, ऐसे u का से बनाना है, यहां से जाना है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 तो ये हो गया, उल्टा कर दोगे 4 और बन जाएगा, यानी x की वैल्यू या तो 18 होगा या 81 होगा, 27 होगा या 72 होगा, 36 होगा या 63 होगा, 45 होगा या 54 होगा। सेम y की वैल्यू होगी, इसीलिए 8 पेयर ऐसा बन सकता है। मजेदार क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। बात क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्न पर विचार करें। 6 लड़कों का वजन जो है, ये आपका वर्क एंड वेजेस का क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपको वर्क एंड वेजेस से दिखा, एक ये और एक मैंने पीछे कराया है। 4 लड़कों का वजन बराबर 7 लड़कियों का वजन इजकल टू 3 पुरुषों का वजन इजकल टू 4 महिलाओं का वजन। यानी कि बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग वेट ऑफ 6 बॉयज, ठीक है जी, इजकल टू वेट ऑफ 7 गर्ल्स इजकल टू वेट ऑफ 3 मैन इजकल टू वेट ऑफ 4 वुमेन। सारा बराबर है, लेकिन हमारे पास दिया क्या है पहले वो देखेंगे। इफ द एवरेज वेट ऑफ द वुमेन इज 63, देन द व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉय। यानी कि हमारे पास मात्र 2 बंदों का जिक्र किया है, वुमेन का और बॉयज का, तो हम इसको देखेंगे क्यों, फालतू क्यों टाइम बर्बाद करें, है कि नहीं। जब हमसे सिर्फ बॉयज और वुमेन की बात किया है तो आप क्या करो, 6 बॉयज का जो वेट है ये कितने के बराबर है भाई, सीधे वुमेन ले लीजिए आप। 6 लड़कों का जो वजन है ये 4 महिलाओं के वजन के बराबर है, यानी कि 4 वुमेन के वजन के बराबर है। और वुमेन का एवरेज कितना दिया है, आप बोलोगे सर 63, तो आपको पता है अच्छे से एवरेज क्या होता है, हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो भाई यहाँ पर कर दो आप मल्टीप्लाई, कहानी खत्म, इतने में ही काम आपका खत्म हो जाएगा। 6 से कटेगा, 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से कटेगा 21 63, 2 से कटेगा 2 बार में, यानी कि बॉयज इजकल टू क्या हो गया पता है आपको, बॉयज इजकल टू आ गया 42 वुमेन। बस, तो आपका आंसर आ गया। तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा, लड़कों का औसत वजन हो गया 42 kg का। बात समझ में आया? कोई डाउट? तो एक लाइन का क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में कोई जान नहीं था, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरे से सिर्फ लड़कों के बारे में पूछा है और महिलाओं के बारे में पूछा है, तो हम सिर्फ इन दोनों पर ध्यान देंगे, बाकी डाटा पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। महिलाओं का औसत वजन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। अब आपसे पूछा है कि लड़कों का औसत वजन क्या होगा, तो अब आप मुझे बताइए लड़कों का औसत वजन तभी बराबर होगा ना जब हम यहाँ 42 मल्टीप्लाई करेंगे। आप बोलोगे सर ये आंसर मुझे समझ में नहीं आया, कैसे आया, दोनों को बराबर करना है। तो भाई 42 इंटू बी करोगे तभी तो 42 इंटू क्या होगा, W होगा, तो दोनों तभी बराबर होगा, यानी कि बॉयज भी 42 और वुमेन भी 42, इसीलिए इसका आंसर कितना हमने लगाया, 42 लगाया। अब समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। आप बोलोगे सर बिल्कुल मजा आ गया इस क्वेश्चन में। अब यहां समझिए, ये स्टेटमेंट का फिर एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई लेट P Q R and S बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, लेट P Q बी ऑड नंबर। P एंड Q ऑड नंबर है,
आर एंड एस इवन नंबर है, तो चलो सुनो, पी क्यू आर एस, पी क्यू ऑड नंबर है तो 1 और 3 ले लेते हैं। ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि आप कहां तक ले सकते हैं, तो हम बेसिक शुरू करेंगे। ऑड नंबर 1 3 लेते हैं, पहला ऑड नंबर लेते हैं 1, दूसरा लेते हैं 3, और इवन नंबर लेते हैं 2 और 4। अब यहीं से हमारा कहानी शुरू हो जाएगा, ठीक है। P माइनस क्यू का स्क्वायर इंटू क्यू एस इज इवन नंबर, P माइनस क्यू का स्क्वायर, तो P माइनस क्यू का स्क्वायर तो -2 का स्क्वायर, पहला देखो भाई, पहला जो दिया हुआ है, तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे P माइनस क्यू तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर और इंटू क्यू एस यानी 4 3 12, ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 गुने में 12 हो गया 48, यानी हमारा इवन नंबर वेरीफाई हो गया। आप बोलोगे बिल्कुल सर। दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन पे आइए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको 4 नंबर ले लेना है, 2 लेना है इवन, 2 लेना है और पी क्यू लेना है और आर एस क्या लेना है, इवन लेना है, और इसमें रख देना है, बस सिंपल सा है। क्यू माइनस एस, आ जाओ भाई, क्यू में से एस को घटाओ, तो क्यू में से एस को घटाओगे तो बोलोगे सर माइनस का 1 होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर लगा हुआ है, इनटू क्यू स्क्वायर एस, तो क्यू स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर और एस का मतलब कितना हो गया 4। जब कभी भी ऑड को इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बात कंफर्म है कि हमेशा वो इवन ही आएगा, ठीक है। तो 9 चौक कितने हो गए, 36 हो गए, यानी दूसरा भी सही है, ठीक है। अब तीसरे पर आते हैं, P प्लस क्यू प्लस आर का स्क्वायर, तीसरा Q प्लस आर का स्क्वायर, तो Q प्लस आर हमारा कितना हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया, इंटू P प्लस एस यानी कि 1 प्लस 4, ये भी हो गया 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, और 25 गुने में 5 कितने हो गए 125। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया इवन, ये हमारा हो गया इवन, ये हमारा हो गया ऑड, तीनों ही वेरीफाई हो गया। ये इवन नंबर आ गया बेटा, और ये भी हो गया हमारा इवन नंबर, ये हमारा क्या आ गया ऑड नंबर, तीनों वेरीफाई हो गया, यानी कि 1 2 एंड 3 इज करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बताओ, कोई जान नहीं था, आप एग्जाम्पल लेकर के वहां पर चेक कर लो और यहां पर पुट करके बना लो, बस पुट करना है, बनाना है। अब वो अलग बातें हैं, जिसको इवन नंबर और नंबर के बारे में नहीं पता होगा वो इस क्वेश्चन में फंसेंगे। अगर आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी करना चाहते हैं, जीडी टेक्निकल ट्रेडमैन नर्सिंग असिस्टेंट कलर का, ठीक है, तो आप सफल एकेडमी से बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है। और अभी स्पेशल रिलेशन भर्ती का स्पेशल बैच स्टार्ट हो चुका है, तो जितना जल्द हो सके आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर होगा वही करीब नवंबर दिसंबर में आसपास में होगा। तो जिस बच्चों का फिजिकल होता जा रहा है, क्योंकि अभी जुलाई से फिजिकल स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, तो जिस बच्चों का फिजिकल हो चुका है, क्लियर हो चुका है, वो कोचिंग की अगर तलाश कर रहे हैं तो आप द्वारका मोड़ आइए, पिलर नंबर 773 पर, और सफल एकेडमी का टारगेट बैच ज्वाइन कीजिए। आपको अच्छे से पता है कि हम लोग डिफेंस में डील करते हैं, डिफेंस में 100% रिजल्ट हमारा है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलना चाह रहा है। एक व्यक्ति 3 वस्तुएं पी क्यू और आर कितने में 3330 रुपए में खरीदता है। चलो भाई, यदि पी की लागत आर से 25% अधिक है, ओके, और आर की लागत क्यू से 20% अधिक है, तो बोल रहा है पी की लागत क्या होगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप शॉर्टकट तरीके से बना सकते हो। पी क्यू आर, यहां पर पहले रेशियो बनाएंगे, पी को क्यू को माना 100, ये हो गया 120, 120 का हमने कितना निकाला 25% अधिक, यानी 120 का निकालेंगे 25%। आप बोलोगे सर 120 का 50% जो होता है वो हो गया कितना 60, और 60 का फिर 50% जो होता है वो होता है कितना, आप बोलोगे सर 30 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 150। यानी इसका हमने निकाल दिया, आप ऐसे समझो 120 का निकाल दिया सीधे 125%। बात समझ में आ गया, रेशियो आपका आ गया। अब यहां से आप क्या करो, कट कर लो भाई, 15 रेशियो 10 रेशियो कितने आ गए 12 आ गए। अब आपको क्या बोल रहा है, यदि तीनों मिलकर इतने रुपए खरीदता है तो पी क्यू आर को जोड़ो, 15 10 25, 25 और 12 कितने हो गए 37 यूनिट जो है वो 333 के बराबर है, 0 के बराबर है। ओके, तो कितने से जाएगा भाई, अगर हम 9 से लेते हैं, 9 से 63 और 9 3 27 और 6 हो गए 33, बिल्कुल सही बात है। तो 1 यूनिट हो गया 90 के बराबर। आपसे क्या पूछ रहा है, पी का पूछ रहा है, 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 में हो गया 135, बोलो जी, तो 1350 रुपए हो गए। इस तरीके के क्वेश्चन को क्या करो, आप उल्टा बनाओ, ठीक है। आर की लागत क्यू से 20% अधिक है, तो आर हमने क्यू लिया 100, आर लिया 120। अब बोल रहा है कि पी जो है वो आर से 25% अधिक है, तो हमने इसका निकाल दिया 125%, हमारा आंसर आ गया। क्लियर है, रेशियो निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अब ये यहां पर है पेचीदा क्वेश्चन, ठीक है। यदि 2 अंकों की संख्या ए बी और सी डी का योग 3 अंकों की संख्या 1 CE के बराबर है। सुनो भाई, 2 अंकों की संख्या ए बी है,
ठीक है जी। और ये कितना है पता है, CD है। और इसका जो रिजल्ट आता है भाई वो होता है 1C और E के बराबर। ये यहाँ पर पंगा है, इन दोनों का जो जोड़ने पर आता है वो 1C और E के बराबर आता है। तो बोल रहा है ABCD और E अलग अलग अंकों को दर्शाते हैं, तो A का मान क्या होगा। ठीक है, A का मान क्या होगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है बेटा कि भाई इसमें AB और CD को जोड़ने पर, यानी ये 2 अंकों की संख्या है, ये 2 अंकों की संख्या है, तो ये 3 अंकों की संख्या तभी होगी जब यहां पर कुछ ना कुछ कैरी आएगा, यानी ये 1 कैरी ओवर हुआ है। तो अगर हम ऑप्शन से उठाए A की वैल्यू 9 रख दें, ठीक है, A की वैल्यू 9 रख दें, ठीक है जी, ओके। और B की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल, और C बराबर भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो हमारा जो ये जो होगा, अब E की वैल्यू कुछ भी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको, लेकिन ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो 9 2 11 या 9 3 12 और 1 होगा 13, है ना, बोलो। अगर हम यहाँ 9 लिए हैं तो 9 3 12 और 1 होगा 13, यानी कि यहाँ पर ये अगर हम C की वैल्यू 3 ले लेते हैं, पहले इसको हटाते हैं, ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 13। अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या लें, भाई यहां पर तो आप कुछ भी ले लो, यहां पर से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमसे वो क्या पूछा है कि A की वैल्यू बता दो। तो हमने A की वैल्यू ऑप्शन से पहले 9 उठाया, ठीक है। और हमने ये देखा कि 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होगा, और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तो एक कैरी ओवर यहां खाली चाहिए मुझे, है ना। अगर हम यहाँ पे 4 ले लें और यहां पर ले लें कितना, मान लो 7 ले लिया हमने, तो 7 4 11, यहां पर 1 ले लिया हमने, तो एक ये तो नहीं बोला कि 1 और E से मैच नहीं करना चाहिए, 1 तो है ही नहीं। चलो यहाँ पे 7 नहीं लेकर के कुछ भी ले लो, 8 ले लो, 9 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको। आइए हम यहाँ पर क्या करते हैं, 8 ले लेते हैं, तो 8 4 12, 2 ले लिया, चलो अब कोई किसी से मैच नहीं किया, है ना। 8 4 12 का 2, एक कैरी आ गया बेटा, 9 3 12 और 1 हो गया 13, एक कैरी आ गया, यानी कि A की वैल्यू हमारा कितना आ गया, आप देखो A की वैल्यू हमारा हो गया 9, बोलिए हाँ या ना। B की वैल्यू हमारा हो गया 4, बोलो भाई। C की वैल्यू हमारा कितना आ गया 3, और D की वैल्यू हमारा हो गया 8, और E की वैल्यू हमारा आ गया 2। सारा वैल्यू हमारा अलग अलग आ गया, और ये यही बोल रहे थे भाई साहब कि A B C D और E अलग अलग संख्याओं को दर्शाता है, यानी आपका A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो ये ऐसा नहीं कि आपके पेपर में सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में दिया हुआ है, नॉर्मल एडिशन है। अब आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या जोड़ते हैं, 3 अंकों की संख्या आता है। 3 अंकों की संख्या तभी आएगा जब ये कैरी ओवर होगा, और कैरी ओवर होने का मतलब कैरी ओवर भी 1 ही चाहिए, ये भी बात ध्यान रखना है ना। तो हमको सबसे पहले A की वैल्यू उठाना पड़ेगा 9, 9 3 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 3 और 3 दोनों मैच कर गया। मेन हमको ये और ये मैच कराना था, बात क्लियर हो गया। अब बच्चे इसको बहुत सारे लगाएंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइन, क्योंकि भाई नंबर सोच ही नहीं पाएंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइन पे दिमाग जाएगा, ऐसा नहीं है, इसको आप बना सकते हो। आगे क्वेश्चन चलिए। पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं के सेट से 3 संख्याएं एक्स वाई जेड, पहले 7 प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये बोल रहा है कि पहले 7 प्राकृतिक संख्या उठाएंगे आप, ठीक है, एक्स वाई जेड इस प्रकार चुनी जाती है कि x ग्रेटर देन 2y ग्रेटर देन 3z, ऐसे कितने भिन्न त्रिपद संभव है। भाई अच्छा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब आप समझिए, ये x है, ये ग्रेटर देन 2y है, और ये ग्रेटर देन कितना है 3z है। अगर हम z की वैल्यू 1 लेते हैं ये 3 होगा, यानी कि यहां पर हमको क्या लेना पड़ेगा पता है आपको, यहां लेना पड़ेगा 2, ठीक है। देखो अगर हम z की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहां पर लेंगे 2, तभी तो ये 4 होगा, बड़ा हो गया इससे, और यहां लेना पड़ेगा 5, ठीक है, ओके। अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है जी, अगर हम इसकी वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 3 जा 3, अगर यहाँ पे 3 ले लें, ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ 6 नहीं ले सकते, फिर यहाँ पे लेना पड़ेगा 7। आप बोलोगे सर बिल्कुल करेक्ट है, ओके। अब आप दिमाग लगाना कि अगर हम यहां पर 1 ले लेते हैं और यहां पर 3 रखें, ठीक है जी, तो 3 तो हमने ले लिया, अगर यहां पर 1 ले लिया और यहां पर अगर हमने 2 ले लिया, तो यहां पर हम 6 भी ले सकते हैं, बोलोगे बिल्कुल, है ना, क्योंकि 1 ये हो गया 3 बड़ा है 4 से, है ना,
3 छोटा है 4 से और 4 छोटा है किससे, 6 से। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 1 2 5 हुआ, और 1 अगर लेते हैं और 2 लेते हैं तो और क्या यहाँ रख सकते हैं, और बताइए। अगर 1 यहाँ लेते हैं और 2 लेते हैं तो 6 तो हमने ले लिया, ठीक है जी। क्या 7 ले सकते हैं, आप बोलोगे सर बिल्कुल ले सकते हैं। यानी कि 1 2 का रिलेशन जो है 1 2 1 2 1 2 का रिलेशन ही बनेगा 3, क्योंकि 1 2 5 1 2 6 1 2 7 1 3 7। अब आप यहां देखो, यहां 1 रखोगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। 5 बड़ा है 2 से, 4 से, 4 बड़ा है किससे, 3 से। फिर यहाँ पर 7 रखेंगे, 7 बड़ा है 6 से, 6 बड़ा है 3 से, ठीक है। यानी हमारे पास जो है वो मात्र और मात्र कितने बनेंगे, 4 पेयर बनेंगे, 4 त्रिपद बनेंगे सर। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार यहां से नंबर उठा करके पुट करना है। अब ऐसा तो नहीं बोला उसने कि जेड की वैल्यू 1 नहीं ले सकते हैं, या जेड की वैल्यू सब में इक्वल नहीं ले सकते हैं। उसने ये बोला है कि क्या आप त्रिपद कितने बना सकते हो इसमें नंबर रख करके। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2 ले लेते हो, ठीक है ना, तो ये हो गया 6, ठीक है। तो 2 यहाँ सेटिस्फाई कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये 6 हो गया। यहाँ पर आप 7 लाने के लिए कुछ पुट नहीं कर सकते। 7 रखेंगे, चलो ठीक है, हो जाए, हो भी जाएगा, यहाँ फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए जेड की जगह पर 1 ही सेटिस्फाई करेगा इस क्वेश्चन में, इसलिए 4 त्रिपद आएंगे। और कोई नंबर लेंगे तो आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन वेरीफाई नहीं होगा। ओके, आइए, 32 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 27 इज डिविजिबल बाय, सुनो भाई, 32 की पावर दिया है 5 और प्लस कितना दिया है, 2 की पावर 27। इसको क्या लिख सकते हैं बताओ। आप लिख सकते हो 2 की पावर 5, इसकी पावर 5। आप बोलोगे सर बिल्कुल, चलिए, तो ये हो गया 2 की पावर बेटा कितना, 25, और ये कितने हो गए, 2 की पावर हो गए 27। अब आप 2 की पावर 25 को कॉमन निकाल लो। आप बोलोगे सर यहाँ 1 बचेगा और यहाँ बचेगा 2 की पावर में 2, है कि नहीं, बिल्कुल करेक्ट जा रहा है। ये हो गया 2 की पावर 25 और ये हो गया कितना, 2 दूनी 4 और 1 5, यानी कि 5 दूनी 10। 10 से तो ये विभाज्य होगा ही होगा। कैसे किया हमने 2 की पावर 5 32 लिखा, इसको लिखा 25, इसको लिखा 27। 2 की पावर 25 को कॉमन निकाला, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2 की पावर 2, ठीक है जी। ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और दूनी 10। अब चाहे पावर कितना भी दिया हो, ये बात कंफर्म है कि ये 10 से विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में ना तो 2 है और ना ही 5 है। बात समझ में आया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन दिया था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 100 मीटर बोल रहा है कि पश्चिम की ओर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। सुनिए, आपको अच्छे से पता है, पहले डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारा नॉर्थ हो गया, ठीक है जी, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। डायरेक्शन के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। वैसे रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन एंगल आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा इसमें इसको डाला जाए, ठीक है। एक व्यक्ति 100 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। सुनो भाई, 100 मीटर गया पहले पश्चिम की ओर, यहाँ ले लीजिए, यहाँ से 100 मीटर चला गया पश्चिम की ओर, क्लियर है। ये हो गया हमारा 100 मीटर। आ जाओ भाई, यहाँ आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो ये हमारा राइट होगा, ये हमारा लेफ्ट होगा। बाईं ओर मुड़ गया और फिर 100 मीटर चला, ठीक है जी। बाईं ओर मुड़ने के बाद फिर 100 मीटर चला, ये फिर 100 मीटर चला है। ओके, यहां तक हमारा डाटा पूरा फुलफिल हो चुका है। अब बोल रहा है फिर वह दाहिना वर्त मुड़ने पर 225 डिग्री पर घूमता है। यानी यहां पर खड़े होकर के, यहां पर देखिए आप खड़े हैं, आपका राइट साइड ये होगा। अब ये 225 डिग्री पर ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहां पर खड़े हो गया और 225 डिग्री पे घूमेगा। तो भाई मान लो जो यहां आया तो 180 डिग्री तो ये हो गया, है ना। 180 और प्लस 45 हमारा ये होगा, यानी यहां से घूम के ऐसे आएगा। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल, 245 डिग्री हो गया, क्योंकि 180 और प्लस 45, ठीक है। तो 225 डिग्री हो गया, यानी ये डायरेक्शन कौन सा है। तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन देखो ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है। मतलब इसको अगर हम लेके चले जाए ऊपर की तरफ, देखिए इसको अगर ऊपर तरफ लेके चले जाए तो आप बोलोगे सर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, यानी कि ये रहा। बोलो भाई, ऊपर जब लेके जाओगे तब आपको समझ में आएगा ये डायरेक्शन कैसा है, क्योंकि यहां से आपको लगेगा कि भाई डायरेक्शन में क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। जब इसको आप ऊपर लेके चले जाओगे ऐसे तो आपको दिख जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। बात समझ में आया। देखिए अगर हम इसको ऐसे लेके चले जाए तो कौन सा डायरेक्शन दिखेगा आपको। आप बोलोगे ना सर नॉर्थ ईस्ट है, ये देखो यहां से घुमा, यहां से ऐसा लिया।
बात समझ में आया? 225 डिग्री पर घुमा। ये 100 मीटर ये रहा, फिर 100 मीटर यहाँ आया, यानी यहाँ पहुंच गया, और यहाँ से 225 डिग्री पे घुमा, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये भाई साहब खड़े हैं। बात समझ में आ गया? ये रीजनिंग का क्वेश्चन था, आपको अच्छे से पता है। एक्स, वाई और जेड व्यक्तिगत रूप से एक काम को क्रमशः 6 घंटे, 8 घंटे और 8 घंटे में पूरा करते हैं। हालांकि एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकते हैं, तो कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता। ठीक है, सभी काम खत्म करने में लगे हुए हैं, और काम खत्म करने में उन्हें न्यूनतम कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है पता है? एक समय में प्रत्येक घंटे में केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है, यानी एक समय में एक ही व्यक्ति काम करता है, 2 व्यक्ति नहीं काम करता। यानी कि 1 घंटे पहला व्यक्ति एक्स किया, दूसरे घंटे वाई करेगा, तीसरे घंटे जेड करेगा। बात क्लियर? और कोई भी लगातार 2 घंटे तक काम नहीं कर सकता, और ये भी क्लियर है कि 2 घंटे तक कोई भी लगातार काम नहीं करेगा, ये भी वहां पर क्लियर है। बात क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुनिए। एक्स का दिया है कितना? 6 घंटे, वाई का दिया हुआ है 8 घंटे, जेड का दिया हुआ है 8 घंटे। इसका आपने एलसीएम निकाला तो एलसीएम हो गया 24, 6 से हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 3। अगर कोई भी एक व्यक्ति एक ही बार में काम करेगा, कोई भी लगातार 2 घंटा नहीं काम करेगा, मतलब पहले घंटे में एक्स करेगा, दूसरे घंटे में वाई करेगा, ठीक है, या वाई करेगा और जेड करेगा, और वाई और जेड का एफिशिएंसी हमारा यहाँ बराबर है, तो किसी 2 को ही हम उठा लेते हैं। बात कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वाई और जेड की एफिशिएंसी बराबर है, तो हम एक्स वाई का रेशियो बनाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 3 हो गया, 4 3 हो गया 7, फिर हमारा एक्स वाई का रेशियो बनाओ, तो फिर बोलोगे सर 4 3 हो गया, फिर हमारा एक्स वाई का रेशियो बनाओ, तो आप बोलोगे सर 4 3 हो गया, तो कितने हो गए बताइए? 7 7 14, 7 3 21, बोलो हाँ या ना। अब आपके पास बचा फिर एक्स आएगा, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया 7 काम 7 काम 7 काम, 7 7 7 7 3 21 काम हो गया। अब बचा कितना काम? 3 काम, जो कौन करेगा भाई? एक्स करेगा। तो हमारा कितना हो गया? सुनिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 3 दिन तक काम हुआ, ठीक है। पहले घंटे में ये किया, दूसरे घंटे में ये किया, तो 2 घंटे काम यहाँ हुआ, 2 घंटे काम यहाँ हुआ, 2 घंटे काम यहाँ हुआ, 6 घंटे काम हो गया ये, ठीक है। और 3 जो काम है ये कौन करेगा? एक्स करेगा 3/4 से, यानी कि 6 घंटे और 3/4, 6 से ही 3/4 घंटे में काम होगा। तो 6 और 3/4 को कर देंगे कितने से गुना? 60 से गुना, 15 3 45 हो गया, यानी 6 घंटे और 45 मिनट में काम पूरा हो जाएगा, यानी कि सी इज करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गया आपको? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि भाई एक कैन एक्स में 399 लीटर पेट्रोल है, और एक कैन वाई है जिसमें 532 लीटर क्या है? डीजल है। ध्यान से समझिए, 2 कैन है आपके पास, एक्स और वाई। तो एक्स कैन में कितना दिया हुआ है? 399 लीटर पेट्रोल दिया हुआ है, और वाई कैन में 532 लीटर क्या दिया हुआ है? डीजल दिया हुआ है, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है कि उन्हें समान आकार के, अब यहां से ध्यान देने वाली बात है, समान आकार की बोतलों में बोतल बंद किया जाना चाहिए, यानी उसको बोतल में डालना है, समान आकार की बोतल में, ठीक है, ताकि पूरा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतल बंद हो जाए। तो लीटर के संदर्भ में बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है, तो कितने अलग अलग बोतल आकार संभव है? क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है? यानी कि अगर एक कैन हमारा एक्स है, समझो ध्यान से, एक कैन हमारा एक्स है, इसमें 399 लीटर है, ठीक है जी। एक दूसरा वाई है जिसमें कितने लीटर दिए हुए हैं? आप बोलोगे सर 532 लीटर दिया हुआ है, ठीक है जी। अब हमको बोल रहा है कि एक में हमारा क्या भरा हुआ है भाई? पेट्रोल भरा हुआ है, और एक में बोल रहा है कि डीजल भरा हुआ है। अगर इन दोनों में से पेट्रोल और डीजल को अलग अलग मुझे समान बोतलों में फिल करना है, तो कितने बोतलों की आवश्यकता होगी, ये बोलना चाह रहा है। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आपको पहले क्या करना है? इन दोनों का अंतर ले लेना है, 532 का, ठीक है जी, और 399 का, ये 99 है आपका, 399 है, ओके। 399 का आप क्या करो? अंतर ले लो, 399 का अंतर ले लो। अंतर मीन्स हम इसका एचसीएफ निकाल रहे हैं। मैंने आपको पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो समान बोतल में भरने वाला, तो वहां पर निकलता है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने का सबसे बेस्ट तरीका है कि इसका आप क्या ले लो? गैप ले लो। तो 12 में से 9 गया तो 3 होगा, ठीक है, फिर 12 में से 9 गया तो फिर हो जाएगा 3, और ये आपका कितना हो जाएगा भाई? 4 में से 3 गया, 133 हो गया। अब आप समझो, या तो 133 बोतल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसका जो अंतर हो गया वो हमारा एचसीएफ हो गया,
ओके या तो 133 बोतल की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब 133 को 3 से गुना करेंगे तो 3 बोतल चाहिए जिसमें पेट्रोल आ जाएगा अलग अलग, फिर 4 बोतल चाहिए जिसमें क्या आ जाएगा, डीजल आ जाएगा अलग अलग। बात समझ में आया? यानी कि मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि 133 लीटर का अगर हम एक बोतल में भरते हैं तो 3 बोतल चाहिए पेट्रोल के लिए और 4 बोतल चाहिए किसके लिए, क्योंकि ये तीन बार में कट रहा है, ये इसे 4 बार में कट रहा है। अब इसका फैक्टर निकाल लो, इसका फैक्टर क्या होता है, 19 गुने में 7, 19 7 9 7 63, 7 और 6 13, है ना। यानी कि हम 19 लीटर का भी बोतल ले सकते हैं, एक बोतल में 19 लीटर भरेंगे तो भी अलग अलग कैपेसिटी का जाएगा, है ना। यानी कि आपने पहले एचसीएफ निकाला 133, फिर इसको तोड़ा 19 और 7 में, तो या तो 33 लीटर का एक बोतल चाहिए, या 19 लीटर का पर बोतल चाहिए, या 7 लीटर का चाहिए, या 1 लीटर का चाहिए भाई, क्योंकि 1 लीटर का तो हो ही सकता है। 399 बोतल चाहिए इसके लिए, 532 बोतल इसके लिए चाहिए, यानी 4 टाइप के बोतल मुझे चाहिए, ठीक है जी, जिसमें एक तो फिक्स है। अब ये कैसे निकाला हमने, इसका निकाला एचसीएफ, इसको हमने तोड़ दिया तो 19 × 7 हो गया हमारा कितना, 133, ठीक है। तो पहला बोतल ये, दूसरा बोतल ये, तीसरा बोतल ये, 4 टाइप के अलग अलग बोतल में हम इसको भर सकते हैं और अलग अलग कैपेसिटी होगा, इक्वल क्वांटिटी भरा जाएगा उसमें। बात समझ में आ गया? यानी इस क्वेश्चन को देखा जाए तो जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ठीक है, आप देखेंगे इसमें लिखा होगा कि समान बोतलों में भरना है, तो आप समझ जाना समान आकार का मतलब हो गया वहां पर क्या निकलेगा, एचसीएफ निकलेगा। अब इसका एचसीएफ निकालोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो एचसीएफ का सबसे बेस्ट तरीका इसका डिफरेंस ले लो, फिर डिफरेंस को तोड़ दो। एक तो हो गया 133 लीटर का एक बोतल चाहिए, ठीक है, 3 बोतल में ये भरा जाएगा, फिर 4 बोतल में ये भरा जाएगा। 19 लीटर का भी बोतल चाहिए तो 19 से भी इसको डिवाइड करोगे तो बोतलों की संख्या निकल जाएगा, 19 से ये भी कटेगा। 7 से डिवाइड करोगे बोतलों की संख्या निकल जाएगा, 7 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, और 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 4 टाइप के मतलब बोतल जो है वो अलग अलग बोतल चाहिए मुझे, तब जाके इक्वल क्वांटिटी में फिल हो सकता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। अब हम आ गए हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, ठीक है जी। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है स्टेटमेंट का, लेकिन जो भी क्वेश्चन है अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। 2 2 4 2 6 और 1 7 क्वेश्चन, आपका 8 क्वेश्चन दिया गया है जो कि स्टेटमेंट का है, ठीक है जी। जिसमें से मैं आपको 6 क्वेश्चन में कराऊंगा और 2 क्वेश्चन एंड में आपको दूंगा होमवर्क के लिए, आप भी उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि भाई किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट 1 and 2, कंसीडर द क्वेश्चंस एंड द स्टेटमेंट। एक प्रश्न के बाद 2 कथन, मतलब फर्स्ट और सेकंड कथन दिया गया है, प्रश्न और कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट आर द यूनिक वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वेयर एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर। ये मेन चीज ध्यान रखने वाली, एक्स और वाई क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है जी। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है सुनो, एक्स बाय वाई इज ऑड, ठीक है। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 12, ठीक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यानी इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते ही बच्चा 5 मिनट टाइम लगाएगा इसमें, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है कि भाई उपरोक्त प्रश्न और कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला क्या बोल रहा है कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन, यानी कि सिर्फ एक से दिया जा सकता है स्टेटमेंट 1 से, बट कैन नॉट बी आंसर्ड द यूजिंग अनदर स्टेटमेंट, यानी कि पहला से दिया जा सकता है दूसरे से नहीं सेटिस्फाई हो सकता है। दूसरा क्या बोल रहा है कि भाई द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, यानी किसी एक से हो सकता है, या तो ए से हो सकता है, या तो फर्स्ट से हो सकता है, या सेकंड से हो सकता है। बात समझ में आया। तीसरा क्या बोल रहा है कि भाई दोनों स्टेटमेंट से हो सकता है। चौथा क्या बोल रहा है कि द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग द बोथ ऑफ द स्टेटमेंट टुगेदर, यानी कि दोनों से नहीं दिया जा सकता है। पहला बोल रहा है कि एक से पहले वाले से दिया जा सकता है, दूसरे से नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि भाई केवल एक से दिया जा सकता है, ठीक है जी। प्रश्न का उत्तर केवल कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, आइदर, यानी कि यूजिंग आइदर, मतलब आइदर मीन्स हो गया कि या तो स्टेटमेंट 1 का सेटिस्फाई करेगा या स्टेटमेंट 2 का सेटिस्फाई करेगा। अब इसके लिए मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए एक्स बाय वाई इज ऑड और एक्स इंटू वाई, तो भाई सुनो, अगर x बाय वाई इज ऑड तो ऐसे तो बहुत सारे नंबर होंगे नेचुरल नंबर में, है ना। x बाय वाई और बोला है, नेचुरल नंबर मीन्स क्या, 1 2 3, कहां तक लेना पड़ेगा भाई, 100 तक लेना पड़ेगा। तो अगर हम मान लीजिए 3 बटे में 1 किए तो 3 आया, है ना। 6 बटे में 2 किए तो भी ऑड नंबर आ गया। ऐसे बहुत सारे नंबर होंगे, तो मुझे एग्जैक्ट नंबर पता चलना चाहिए कि कंडीशन के लिए नंबर कितना लेना है।
जो आपको डिमांड करेगा यहां से आपका ये भरपाई करेगा नंबर पहले, ठीक है। एक्स वाई इज इक्वल टू 12, स्टेटमेंट 2 हमने पहले लिखा है। तो यहां से क्या क्या बनेगा सुनो, या तो बनेगा भाई 12 गुने में 1, आप बोलोगे बिल्कुल सर, इसका पहले पेयर बनाते हैं हम कि 12 लाने के लिए कौन सा x लें कौन सा y लें। तो 12 गुने में 1 12 होगा, ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट है सर। 6 गुने में 2 12 होगा, ठीक है। 4 गुने में 3 12 होगा, बोलो हाँ या ना। और कोई नंबर, आप बोलोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 12 को 1 से गुना करेंगे तभी 12 आएगा, या तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा। यानी कि स्टेटमेंट 2 तो सेटिस्फाई कर गया। अब स्टेटमेंट 2 को लेकर के क्या 1 सेटिस्फाई होगा, ये देखना है। तो अब देखो, अगर हमने x बाई वाई किया, x अपॉन वाई किया, तो 12 बटे में 1 12 आ गया हमारा इवन नंबर, जबकि हमको क्या चाहिए, ऑड चाहिए, विषम चाहिए। लेकिन अगर हमने 6 बटे में 2 किया तो 3 ऑड नंबर आ गया, ठीक है जी। और 4 बटे में 3 किया तो ये मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आया, यानी कि ये नंबर होल नंबर हुआ ही नहीं। इसीलिए देखिए 3 आ गया, एक और नंबर आ गया, यानी कि स्टेटमेंट 1 जो है स्टेटमेंट 2, यानी स्टेटमेंट 2 से हमारा नंबर निकलेगा और स्टेटमेंट 1 जो है वो 2 से सेटिस्फाई करेगा। यानी कि दोनों को यूज करके आंसर निकाला जा सकता है, यानी आंसर इज सी। द क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, ठीक है। अब बोलोगे सर अगर ये 3 नहीं होता तो क्या होता, तब सिर्फ आता स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। बात समझ में आया, क्लियर है। तो हमने क्या किया, पहले x इंटू वाई इक्वल टू 12 से हमने पेयर बनाया, 12 गुने 1 6 गुने 2 4 गुने 3। फिर हमने इसी को देखा कि इसको डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और नंबर 1 सेटिस्फाई हो गया। एक भी नंबर आ गया, ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, एक भी आ गया, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, यानी कि दोनों को यूज करके हम आंसर ला सकते हैं। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनिए, द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, ठीक है, ऑप्शन आपका ये दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस 6 मैंगोज, मैं यहां पर लिखते जा रहा हूं 4 ऑरेंजेस, ठीक है, प्लस 6 मैंगोज प्लस कितना 8 एप्पल्स, 8 एप्पल्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, इज इक्वल टू ट्वाइस द टोटल कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंजेस, ट्वाइस ऑफ 1 ऑरेंजेस प्लस 2 मैंगोज प्लस 5 एप्पल्स। ओके, तो यहां से पहले हम क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को सेट करते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया 4o और ये हो गया हमारा 2o, तो 2 में से 4 चला गया, 4 में से 2 चला गया, तो आप बोलोगे सर 2 ऑरेंज आया प्लस, ठीक है जी। इधर इसको लेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए, इसको अगर आप लेते हैं तो हमारा हो गया, फिर ये भी आ जाएगा, 6 में से 2 दूनी 4 चला गया, ये भी आएगा 2 मैंगो, ठीक है जी, प्लस ये 8 है, ये हो गया 5 दूनी 10, तो हमारा कितना हो गया भाई, ये हो जाएगा हमारा 10 ऑरेंजेस, लेकिन माइनस का 10 ऑरेंजेस आएगा, है ना, बोलिए। ये हो गया माइनस का 5 दूनी 10, 10 में से 8 चला गया तो 2 ऑरेंजेस आएगा, 2 एप्पल आएगा, माइनस का इक्वल टू हो गया 0। हम ये बात बोल सकते हैं 2 कॉमन लेकर के कि 2o और प्लस 2m, ठीक है, माइन इक्वल टू कितना 2a, यानी कि 2 से 2 चला गया तो o प्लस m, यानी ऑरेंजेस प्लस मैंगोज इक्वल टू क्या एप्पल। पहला हमारा कंडीशन ये सेटिस्फाई किया, ये हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है कि भाई द कॉस्ट ऑफ 3 ऑरेंजेस, 3 ऑरेंजेस, अब दूसरा इक्वेशन देखिए, 3 ऑरेंजेस तो 3o, ठीक है जी, प्लस 5 मैंगोज प्लस कितना 9 एप्पल्स इज इक्वल, ओके 9 एप्पल्स बोल रहा है तो 9a इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 4 ऑरेंजेस, आ जाओ भाई, ये हो गया 4 ऑरेंजेस प्लस कितने के भाई 6 मैंगोज के एंड 8 एप्पल्स के, 6 मैंगोज के एंड 8 एप्पल्स के बराबर है। अगर यहां से भी यही चीजें आती है, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को लेकर के हम बना सकते हैं। चलिए चेक करते हैं। आप बोलोगे सर इसमें से इसको हमने माइनस किया या इसको इधर लेके गए, चलिए इसको इधर लेके जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा बताइए, o आएगा, यानी कि ऑरेंजेज आ गया, ठीक है जी। फिर 6m में से 5m चला गया तो आप बोलोगे सर m आ गया, और 9 में से 8 चला गया तो आप एप्पल को इधर ले लो, यानी यहां से भी हमारा वही इक्वेशन बना, o प्लस m इजिकल टू कितना a आ गया, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन आ गया भाई। अब आपको क्या बोल रहा है, तो पहला स्टेटमेंट
आपको पहले से हमारा एक क्वेश्चन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है कि एक संतरे और एक आम की कुल कीमत एक सेब की कीमत के बराबर है, तो बिल्कुल है। एक संतरे एक आम की कीमत एक सेब की कीमत के बराबर है। एक संतरे एक आम की कीमत एक सेब की कीमत के बराबर है, यानी कि स्टेटमेंट 2 भी सही है, स्टेटमेंट 1 भी सही है, तो बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। समझ में आया? हमने पहले इससे सॉल्यूशन निकाला तो हमारा ये आया, और पहले वाले स्टेटमेंट से सॉल्यूशन निकाला तो कितना आया भाई आपका, इससे भी हमारा वही चीजें आया। फिर मैंने देखा कि दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि एक ऑरेंज और एक मैंगोज का कॉस्ट जो है वो इक्वल है एक एप्पल के, वो सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब 1 और 2 दोनों सेटिस्फाइड है। समझ में आ गया आपको? आप बोलोगे सर बिल्कुल सर, बिल्कुल मजा आ गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत मुश्किल है। अब आप यहां देखिए क्या दिया हुआ है, कितना बड़ा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ सर्टेन अमाउंट, ठीक है, एक्स वाई एंड जेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाई? तो क्वेश्चन दिया है हु रिसीव द लिस्ट अमाउंट, सबसे कम राशि किसे प्राप्त हुई। ठीक है जी। अब यहां पर देखिए क्या दिया है, स्टेटमेंट 1, एक्स रिसीव 4/5 दैट ऑफ 4/5 ऑफ व्हाट वाई एंड जेड, यानी कि एक्स जो है वो वाई और जेड से 4/5 भाग कम प्राप्त करता है। ठीक है जी। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वाई रिसीव 2/7 ऑफ एक्स एंड जेड। तो अगर हम यहां पर देख रहे हैं तो भाई 5 और 4 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है ना। तो हमने आपको बहुत बार बताया है कि अगर x y प्लस जेड से 4/5 भाग प्राप्त करता है तो x होता है ऊपर वाला और y प्लस जेड होता है नीचे वाला। ठीक है, फिर y होगा 2 और z प्लस x प्लस जेड होगा 7। लेकिन अगर इन दोनों का सम 9 दिया हुआ है, देखो इसका भी सम 9 दिया है, इसका भी सम 9 दिया है, तो हमको x y z निकालना बहुत आसानी हो जाएगा। कैसे, समझिए भाई। x की वैल्यू 4 है, आप बोलोगे सर बिल्कुल। y की वैल्यू 2 है, आप बोलोगे सर बिल्कुल। और टोटल वैल्यू 9 है, तो 4 2 6, 6 में से कितना गया तो 9, तो हमारे पास इजी निकल गया। हम इजी तरीके से बांट दिए इसको, 4 2 6 और 3 9, टोटल हमारे पास 9 है। 9 है ना। अब ये पता होना चाहिए आपको ऊपर वाला क्या हमारा है x, ये ऊपर वाला क्या है y। तो x y आपको पता चल गया 4 2 6, तो टोटल के लिए आप 3 9 में से घटा दो। बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये तो मजा आ गया। अब आपको क्या बोल रहा है सुनिए कि किसको सबसे कम मिला। तो इसका मतलब ये हुआ हमने स्टेटमेंट इसको भी यूज किया, स्टेटमेंट इसको भी यूज किया, है ना। तो x को y से z से मिलाकर इतना मिला। फिर बोल रहा है कथन y को x और z को मिलाकर प्राप्त राशि का 2/7 भाग प्राप्त हुआ। अब आपको बोल रहा है, अब आप अगर देखेंगे तो हमने स्टेटमेंट दोनों को यूज किया, क्योंकि जब तक x यहाँ 4 लिया, y इसमें से, x किस में से लिया, स्टेटमेंट 1 में से, y किस में से लिया, स्टेटमेंट 2 में से, तभी तो हमारा z की वैल्यू आया। यानी स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को हमने यूज किया। बात समझ में आया? अब यहां पूछ रहा था कि सबसे कम राशि किसे प्राप्त हुआ, तो सबसे कम राशि आपको किसको प्राप्त हुआ है, y को प्राप्त हुआ है। लेकिन इस y को निकालने के लिए हमको x और z दोनों की जरूरत पड़ी है, और x और z निकालने के लिए हमको दोनों स्टेटमेंट को फुलफिल करना पड़ा है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा C, यानी कि द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। अगर आपके पास ये स्टेटमेंट नहीं होता तो आप सिर्फ इतना नहीं निकाल सकते थे x y z की वैल्यू, क्योंकि 9 आपके पास पता ही है, ठीक है, और ये हो गया 4, तो x y और z कितना होगा ये आपको कैसे पता, ये आप नहीं निकाल सकते हो। इसीलिए स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों को यूज करके किया गया है, इसीलिए आंसर कितना होगा, C होगा। देखो क्वेश्चन में देखा जाए तो जान कुछ नहीं है, देखो तो आप इतने में ही आपका काम हो गया, है ना। x की वैल्यू हमने यहां से उठा लिया 4, y की वैल्यू यहां से उठाया 2। अगर इन दोनों का हमने यूज किया, इसका मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों का यूज हुआ, और जब तक इन दोनों का यूज नहीं करेंगे तब तक z की वैल्यू निकलेगा नहीं। इसीलिए 1 और 2 दोनों को यूज करके इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। मजा आ गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आइए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बोल रहा है अ क्वेश्चन इज गिवन द फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, कंसीडर द, ये तो आपको वही दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द एवरेज मार्क्स इन अ क्लास आर 60 देन व्हाट इज द नंबर ऑफ द स्टूडेंट। आप मुझे एक चीज बताइए कि क्या एवरेज मार्क्स से आप नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने बोला एक क्लास में कुछ विद्यार्थियों को औसत अंक इतना है, तो उससे कैसे पता चलेगा क्लास में कितने विद्यार्थी हैं, ये तो हो ही नहीं सकता।
ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, कि भाई एवरेज मार्क्स से हम ये फाइंड कर ही नहीं सकते। लेकिन ये चीजें हैं कि एवरेज मार्क्स जो हमारा है, एवरेज मार्क्स ये हमारा कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। बात क्लियर? आपको बोल रहा है, अब ध्यान से समझना है बात को। यहां बोल रहा है स्टेटमेंट 1, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या बोल रहा है कि भाई किसी कक्षा में औसत अंक 60 है, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है ये तो पता कर ही नहीं सकते। अब हम स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है कि द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 70 एंड लोएस्ट मार्क्स इन द क्लास आर 50। चलो भाई, अगर हम हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स मुझे पता भी है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट मार्क्स अगर मान लो हम जो सबसे अधिक अंक प्राप्त किया और जो सबसे कम अंक प्राप्त किया, अगर हम उसको हटा भी देते हैं तो भी हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या नहीं पता चलेगा। बात समझ में आया? क्योंकि हमारे पास एवरेज दिया हुआ है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हाईएस्ट और अगर प्लस लोएस्ट करते हैं और डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, बात समझ में आया? तो कितना हो गया पता है आपको? 70 और प्लस 50 बटे में कितने हो गए? 2, यानी कि 120 बटे 2 हो गए 60 हमारा। अब समझिए ध्यान से, 60 हमारा जो है वो हाईएस्ट और लोएस्ट का एवरेज निकला। एवरेज निकल सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकते हैं कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच में कितने विद्यार्थी हैं, वो नहीं बता सकते हैं। बात समझ में आ गया? हाँ जी, आप बोलोगे सर बिल्कुल यहां तक क्लियर है। अब बोल रहा है कि अगर एक्सक्लूशन ऑफ हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स फ्रॉम द क्लास डज नॉट चेंजेस द एवरेज। बिल्कुल सही बात है, अगर हमने इन दोनों को हटा दिया तो एवरेज में कोई भी चेंज नहीं हुआ, है ना, 60 ही है। यानी सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो हमारा करेक्ट है। इसमें ध्यान समझना है, क्योंकि अगर हमने अधिकतम और निम्नतम अंकों को हटा दिया तो एवरेज में कोई भी बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि अधिकतम और निम्नतम अंक हमारा 70 और 50 था। ये हमने स्टेटमेंट 2 को लिया है, ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास इसमें जो दिया था वो दिया था कि भाई अगर हमारे पास अधिकतम अंक कितना है 70 है और न्यूनतम अंक कितना है 50 है, तो इससे हम विद्यार्थी निकाल नहीं सकते। यानी कि पहला वाला स्टेटमेंट तो ऑलरेडी गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर कक्षा से अधिकतम और न्यूनतम अंकों को हटा दिया जाए तो औसत में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यानी औसत हमारा पहले भी 60 था, ठीक है, और ये स्टेटमेंट 2 में अगर हम इसका एवरेज निकालना है तो अभी भी 60 ही है। यानी कि सिर्फ स्टेटमेंट 2 हमारा करेक्ट है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो इसका मतलब हमारा क्या बोल रहा है कि उत्तर का प्रश्न केवल एक कथन का प्रयोग करके दिया जाता है, ये नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न का उत्तर केवल किसी भी कथन का प्रयोग करके दिया जा सकता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों कथनों का एक साथ उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि ये हमारा बी आंसर हो जाएगा कि भाई द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन, या तो फर्स्ट या सेकंड। तो हमारा इसमें सेकंड हो रहा है, इसीलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? सेकंड करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गया? अब बोलोगे सर 70 और 50 तो आपने फर्स्ट से उठाया था। बेटा हमने फर्स्ट से उठाया था, सिर्फ हमने ये डिजिट लिया 70 और 50, लेकिन सेटिस्फाई कौन सा किया? बोल रहा हटाने पर औसत में कोई बदलाव नहीं होगा। औसत पहले भी 60 ही था, अभी भी 60, यानी कि स्टेटमेंट 2 सिर्फ करेक्ट है। फर्स्ट से सिर्फ हमने डाटा लिया है। फर्स्ट सिर्फ ये बोल रहा है कि अगर आपके पास हाईएस्ट अंक और लोएस्ट अंक प्राप्त है तो क्या आप विद्यार्थियों की संख्या निकाल सकते हैं? तो आप क्या बोलोगे? नहीं। तो बस सिंपल है, आप एवरेज से कभी भी विद्यार्थियों की संख्या नहीं निकाल सकते हैं। आपके पास कुछ विद्यार्थियों की संख्या पता होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ये बोल रहा है कि एक क्लास में विद्यार्थियों का औसत इतना है, ठीक है। इससे आप कभी भी विद्यार्थियों की संख्या को अंकन नहीं कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। एक प्रश्न के बाद 2 कथन फर्स्ट और सेकंड दिया गया है। प्रश्न और कथनों पर विचार करें। 3 अलग अलग आभाज्य संख्याएं जिनका योग एक आभाज्य संख्या है। ये बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, पहला कंडीशन ये दिया है, ठीक है जी। तो बोल रहा है व्हाट आर दोज 3 नंबर्स, वो 3 संख्याएं कौन सी हैं? पहली बात तो ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को अच्छे से पढ़िए। देयर सम इज लेस देन 23, उनका योग 23 से कम है, ठीक है जी। और संख्याओं में से एक संख्या 5 है। ओके, बात समझ में आ गया? अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि बोल रहा है कि अ question is given followed by 2 statements first and second. Consider the questions and statements. There are 3 distinct prime numbers whose sum is prime number. Okay, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या दिया है कि उनका योग 23 से कम होना चाहिए। तो आइए भाई, प्राइम नंबर सबसे पहले कहां शुरू होता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ... बात समझना ध्यान से। ओके,
पहला कंडीशन पे हम चलते हैं, हमने प्राइम नंबर यहां लिख दिया कुछ, ओके। वो 3 संख्याएं कौन सी हैं, और वो सिर्फ 3 ही संख्या की बात कर रहा है, तो 3 संख्या मुझे छांटना पड़ेगा, या तो इधर से 3 ले लो, या तो ये तीनों लो, या ये तीनों लो, या ये तीनों लो, या ये तीनों लो। 3 ही प्राइम नंबर चाहिए मुझे, ओके। देयर सम इज लेस देन 23, चलो भाई सम इज लेस देन 23 सेटिस्फाई हो सकता है, ओके, क्योंकि 5 3 8 और 2 10 लेस देन 23 है। लेकिन ये बोल रहा है कि उनमें से एक संख्या 5 होनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखेंगे 7 5 12 और 3 15, अगर हम इन तीनों नंबर को लेते हैं, ठीक है जी, या इन तीनों को लेते हैं, ठीक है। अब अगर इन तीनों में आप जाते हैं तो आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 11 + 7 18 + 5 23 हो गया, हमको 23 से कम चाहिए। तो आप अब क्या करो, यहां से इसको हटा दो, अब इसका काम नहीं है। यानी हमारे पास नंबर क्या आया, 2 3 5 7। अब फ्रेश लिख रहे हैं फाइनल, 2 3 5 7। बात समझ में आया? उनका योग 23 से कम है, तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है भाई, क्योंकि अगर इन तीनों को आप जोड़ रहे हैं, देखिए 2 + 3 5, 5 + 7 कितने हो गए 12, 12 जो है 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 कितने हो गए, सॉरी 10 हो गया। 10 जो है हमारा 23 से कम है, सेटिस्फाई कर रहा है। इन दो तीनों को जोड़ते हैं, 3 + 5 8 और 7 15, 15 भी 23 से कम है। यानी कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या बोल रहा है, संख्याओं में से एक संख्या 5 है। हाँ, एक संख्या 5 तो हम ले सकते हैं, लेकिन उनका सम जो है, देखो भाई 5 का एक संख्या 5 ले सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कोई कंडीशन अगर नहीं दिया हुआ है तो एक संख्या 5 लें, लेकिन बाकी संख्या के बारे में तो इसने बोला नहीं। अगर हम मान लीजिए 5 ले लें, 7 ले लें और 11 ले लें, तो हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि 11 + 7 कितने हो गए 18, 18 + 5 23 हो गया। 23 जो है वो 23 के बराबर हो गया, लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, 23 से कम चाहिए। बात समझ में आ गया? इसीलिए स्टेटमेंट 2 जो है ये आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट से क्वेश्चन बन सकता है, दूसरा स्टेटमेंट फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों? अगर हमने 5 लिया, 11 लिया और मान लीजिए यहां पर लिया 13, ये देखो कितना हो रहा है, 5 तो इसमें हमने ले लिया है, तो 11 + 13 कितने हो गए, आप बोलो इससे 24, 24 + 5 कितने हो गए 29। यानी कि 29 जो है ये बड़ा है 23 से, लेकिन हमको 23 से क्या चाहिए, छोटा चाहिए। बात समझ में आया? इसीलिए इसका आंसर क्या होगा कि भाई प्रश्न का उत्तर केवल एक कथन का उपयोग करके दिया जा सकता है, लेकिन अकेले दूसरे कथन का प्रयोग करके उत्तर नहीं दिया जा सकता। यानी कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट नॉट यूजिंग इन सेकेंड, सेकेंड को यूज आप नहीं कर सकते। बात क्लियर, समझ में आ गया? तो ये सब चीजें हैं इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है बेटा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बनाते हैं तो क्वेश्चन आपको मजा आएगा बनाने में। अब आप समझिए ध्यान से, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि x + y एक इंटीजर है। इज x + y इज इंटीजर, क्या x + y एक पूर्णांक है? ठीक है, पूछ रहा है आपसे कि क्या x + y एक पूर्णांक हो सकता है। x + y पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आगे हमको टर्म्स एंड कंडीशन देखना पड़ेगा। ठीक है, 2x + y इज एन इंटीजर, 2x + y इज एन इंटीजर। यहां पर 2x + y है बेटा, ये क्या है 2x + y है, ठीक है, और यहां पर x + 2y है। तो ये बोल रहा है कि अगर x + y एक इंटीजर है, ठीक है, x + y एक इंटीजर है, क्या है जी, इंटीजर है। अब इंटीजर आपको अच्छे से पता है कि भाई सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती है, इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो अब आप समझिए, x की जगह पर मान लीजिए हमने लिया -2, y की जगह पर ले लिया 1, -1 इंटीजर हो गया, है कि नहीं। अगर x की जगह पर हमने लिया 3 और y की जगह पर ले लिया कितना, कुछ भी ले लो, माइनस में ले लो, ठीक है, या प्लस में ले लो, तो हमारा 8 आ गया, ये भी इंटीजर है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, तो हम इसमें कुछ भी पुट करेंगे, x और y हमने यहाँ पर लिया, वही x और y आप यहाँ पुट करो और वही x और y आप यहाँ पुट करो, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा और ये भी स्टेटमेंट करेक्ट होगा। यानी कि x + y अगर इंटीजर है तो 2x + y भी इंटीजर ही आएगा और x + 2y भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, सी इज करेक्ट। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। अगर हम इस स्टेटमेंट वाले की बात करें तो ये सबसे लॉजिकल क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था, क्योंकि भाई x + y अगर इंटीजर है तो चाहे वो 2x पूछे, चाहे 3x + y पूछे, चाहे कुछ भी पूछे, माइनस में पूछे, प्लस में पूछे, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर इसने नहीं बोला है, सिर्फ बोला है इंटीजर।
और इंटीजर का मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। आपने बचपन में पढ़ा होगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। इधर क्या लेते हैं, -1, -2, -3, -4। यही तो हमारा इंटीजर होता है। तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स आर इंटीजर्स, है ना। तो ये आप कुछ भी इसमें पुट करोगे, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, ये इंटीजर ही आएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलोगे सर बिल्कुल। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। आगे बढ़िए। अब आप सुनिए, आपके पास हमने दिया है 2 क्वेश्चन। एक तो आप ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है जी, और एक आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक अगला क्वेश्चन इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन जो है ये आपका होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे। ये 2 क्वेश्चन हमने आपके लिए छोड़ा है, और इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। ये पूरा का पूरा यूपीएससी सीसेट का 2024 का आया हुआ क्वेश्चन था। आपको ये सेशन कैसा लगा, मतलब बेस्ट अप्रोच हमने बताया है आपको, तो आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। आप अगर जाके देखेंगे तो मैंने पीछे सारा लेवल कराया हुआ है, आरपीएफ हो गया, आर्मी अग्निवीर हो गया, एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया। अगर आप पूरा स्क्रॉल करेंगे सारी क्लासेस का आपको वीडियो मिलेगा, बेसिक से लेके पूरा हाई लेवल तक हम कराए हैं, ठीक है। और सीसेट का इसलिए कराना जरूरी था क्योंकि इसमें लेवल का क्वेश्चन आता है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।